चीजें हैं जो कि आपके पास जेंडर स्टडी के सब्जेक्ट को 70 या 80 प्लस की तरफ लेके जाती हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो सब्जेक्ट तो जल्दी से रख लेते हैं कि आपको अच्छा लगा या आपका जो भी इंटरेस्ट था आपने रख लिया, बट उनको नहीं पता होता कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या है आपका ये सब्जेक्ट आपको कम मार्क्स की तरफ भी लेके जा सकता है और ज्यादा की तरफ भी लेके जा सकता है। वही चीजें हम यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करेंगे ताकि फर्स्ट क्लास के अंदर आपको क्लियर हो जाए कि आपने क्या क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर। सेकंड चीज इसके अंदर की वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरे ख्याल में बहुत सारे थोड़ा सा किसी बच्चे की कॉमन सेंस अच्छी हो, उसका जनरल नॉलेज अच्छा हो या उसको इस सब्जेक्ट के ऊपर इसके टॉपिक्स जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो वो क्या कर सकता है, वो विदाउट कोई बहुत अच्छी उसकी तैयारी ना भी हो तो तब भी 50 प्लस भी मार्क्स ले सकता है। उसका रीजन ये है, एक चीज स्टार्ट में आपको क्लियर कर दूं कि उसका रीजन ये है आपका जो एग्जामिनर है उसकी अप्रोच मुकम्मल तौर पे चेंज होती जा रही है विद पैसेज ऑफ टाइम। पहले वो डायरेक्ट आपसे पूछता था कि जो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है वो आपके पास क्या है, जेंडर स्टडीज क्या है, जेंडर क्या है, डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन पूछता था, इस तरह के क्वेश्चन पूछता था। 2016 के बाद ही असल में सीएसएस के अंदर ये वाला सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया था, पहले नहीं था। सेकंड चीज इसके अंदर है कि वो क्या करता था, आपके पास इस तरह के पेड क्वेश्चन पूछ लेता था, बट अगर आप पेपर 2025 का 26 का उठा के देखें तो आप देखेंगे कि एग्जामिनर की अप्रोच मुकम्मल तौर पे क्या हो गई है, तब्दील हो गई है। उसने क्या करना है आपके पास कि आपके पास जितने क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट एग्जाम जो 27 आएगा उसके अंदर भी ये एक्सपेक्टेड है कि जो क्वेश्चन आपसे करेगा वो क्या होंगे, सारे आपके पास कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब जो होते हैं ना आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसमें आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है। बच्चों को लगता है ये आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ, सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन होता है, कभी भी बाहर से नहीं आता जो सिलेबस आपको एफपीएससी ने दिया हुआ है। अब वो क्या करता है, थोड़ी सी स्टूडेंट का अपना आर्गुमेंट्स देखने के लिए, उनके अपनी ओपिनियन देखने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा कि आपका उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे देगा। वो देखेगा कि एक क्वेश्चन को उसने ज्यादा पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एट द सेम टाइम वो क्या करेगा आपके साथ आपकी ओपिनियन जानने के लिए करंट सिनेरियो से कोई भी जो आपका जेंडर स्टडीज से रिलेटेड इवेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर लास्ट ईयर इसी ईयर के अंदर आपने देखा 25 के अंदर 26 के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट ऑनर किलिंग के हुए, आपने देखा जो चाइल्ड अब्यूज के केसेस बहुत सारे आपके पास हुए। उस सारे का रीजन क्या है कि आपके पास नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है कि वो क्या कर सकता है, आपके पास रेप पे या ऑनर किलिंग पे पाकिस्तान के अंदर कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अब ये कौन से टॉपिक के अंदर पूछ सकता है आपसे, आपका जेंडर बेस्ड वायलेंस पूरा आपका चैप्टर है। पहले वो सीधा पूछता था जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है, इसकी कॉजेज क्या है या इफेक्ट्स क्या है। अब वो इसको क्या करता है, किसी एक स्पेसिफिक आपके पास वायलेंस की टाइप को उठा लेता है जो ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान आपके पास क्या है, जो आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर आपके पास ऑनर किलिंग इंसिडेंट्स है, उससे रिलेटेड क्या करेगा, कोई भी क्वेश्चन सेपरेट पूछ सकता है। अब एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप क्या करें, जो करंट सिनेरियो चल रहा था जिसके कॉन्टेक्स्ट में उसने क्वेश्चन पूछा है वो आपको आना चाहिए। आपने अपने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर उसको लाजमी मेंशन करना है। ये नहीं उठाएं और उसके अंदर क्या करें, लिख दें आपके पास जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है, ये है वो है, आप कॉजेस लिख दें। वो कभी भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। थोड़ा सा क्या करता है, कॉन्सेप्ट आप वो देखता है कि आपके क्लियर है या नहीं, आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, आपका अपना क्या है, आर्गुमेंट्स क्या है जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसके बारे में। एक और चीज सेकंड इसके अंदर कि जेंडर स्टडी के अंदर आपने स्टार्ट में ही वेरी क्लियर रहना है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, ये ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जो होता है ना, कंट्रोवर्सी इसमें क्रिएट बच्चे कर देते हैं, वो मेरी चीज से भी थोड़ा सा होते हैं कि शायद मैम इस चीज की तरफ क्यों लेके जा रही है कि आप जो चीजें हमें बता रही हैं आम एज अ पाकिस्तानी या एज अ मुस्लिम कंट्री के अंदर एज अ मुस्लिम हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट आपका जो जेंडर स्टडी है वो एक्सेप्ट करता है। वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज है, सारा जेंडर स्टडी उसी के ऊपर बेस्ड करता है। तो यहाँ पर आपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा साइड पे रख लेना है, उसको इस सब्जेक्ट के नहीं है कि आप क्या करें कि आप कहें कि जो बात हम कर रहे हैं, हम थर्ड जेंडर की बात कर रहे हैं, उनके राइट्स की बात कर रहे हैं, तो डेट मीन हम लोग सीधा कहते हैं आपके पास जो होते हैं ना, अगर होमोसेक्सुअलिटी की बात करें
कि आपके पास जो जिन्स होती है, अगर लड़के लड़के के साथ फिजिकल हो रहे हैं या लड़कियां लड़कियों के साथ हो रही हैं, डेट मीन के हम कहेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मुकम्मल गलत है। उन लोगों को क्या करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। हम मोस्टली स्टूडेंट वाकया जल्दी से बताते हैं कि मैम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे इसी वजह से अजाब नाजिल हुआ था कि उनके अंदर हम जिन्स परस्ती पाई जाती थी, यानी होमोसेक्सुअल थे वो लोग। लेकिन जेंडर स्टडी एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लें कि जेंडर स्टडी सारे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करता है। जेंडर स्टडी आपको नहीं कहता कि ये लोग गलत हैं, ये गुनाह कर रहे हैं या ये क्या कर रहे हैं। जेंडर स्टडी जो है वो आपको एज अ पर्सन, हर जो बंदा होगा उसकी जो आइडेंटिटी होगी उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक लाइन लिखवाती हूं, जल्दी से लिख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जेंडर स्टडी के बारे में कौन सी चीज से आपने अवॉइड करना है। ये ही चीज है जो बच्चे क्या करते हैं, फेल होते हैं और कम मार्क्स की तरफ जाते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस सब्जेक्ट की, जब स्टूडेंट उस पे ही नहीं क्या एग्री नहीं कर रहे, वो फिर क्या करेंगे, एग्जामिनर को ऑफेंड करेंगे। एग्जामिनर कहेगा भाई जेंडर स्टडी आपने रखा क्यों था। अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे, लाइन में फिर बाद में लिखवाती हूँ कि मलाला यूसुफ वाला जो केस था आपके पास, सुना होगा आपने पाकिस्तान के अंदर मलाला यूसुफ वाला जो केस था, कितने बच्चे जो मलाला यूसुफ को अवार्ड मिले और सारी चीजें मिली उसको जस्टिफाई कंसिडर करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि शी डिजर्व डेड। कितने बच्चे हैं उनको लगता है कि उसको ठीक अवार्ड दिए कि सारा कुछ ठीक था, कितने बच्चों के ख्याल में? जी स्टूडेंट्स, जस्ट जी सर, जी सर बच्चे बोले। मैम उसका राइट था, उसने फीमेल्स के लिए इतना किया था तो वो इतनी एफर्ट कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी वुमेन्स के लिए। ओके ठीक है, कोई और बच्चा? तहरीम? मैम अगर पर्सनल व्यूज के बारे में अब अगर आके देखा जाए तो लगता है कि उसको जो भी अवार्ड मिले हैं वो नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम उसकी प्रीवियस उसको देखें कि जिस टाइम पे लाइक उस पर अटैक हुआ था, उस टाइम पे लाइक जो अवार्ड और जितनी भी उसको चीजें मिली हैं वो उस चीज की बेस पे मिली थी कि उसने एक स्टेप उठाया था और लाइक अपनी जान की भी नहीं परवाह की थी और क्लास हो रही है। ओके जेंडर ठीक है, को जो है वो आगे लेके आई थी। तो उस बेस पे उसको जो है ना वो चीजें सारी रिवॉर्ड दिया गया था। तो उस बेस पे अगर देखा जाए तो वो उसको रिवॉर्ड किया जाना चाहिए था। जी मोहम्मद कासिम, अपोजिट साइड की ना ओपिनियन जरूर मैं जानना चाहूंगी। मैडम जो मलाला का अवार्ड है वो आप कह लें कि उस तरह से ऑन द मेरिट ऑफ नोबेल प्राइज जस्टिफाइड नहीं है। उसने जो है ज़रूर ख़वातीन के लिए लिखा और एक 8th क्लास की बच्ची जो है वो डायरी लिख रही थी एक वेबसाइट के ऊपर। उसका आप अगर कंटेंट भी पढ़ें तो वो कंटेंट इस दर्जे का नहीं है कि जिसके ऊपर हम कहें कि नोबेल प्राइज़ मिले। पाकिस्तान में कई और ऐसी ख़वातीन हैं कि जो नोबेल इनाम की हकदार ठहर सकती हैं, जैसे आपकी आसमा जहांगीर है, आपकी वो प्रिंसिपल है एपीएस की कि जिसने जो है वो बच्चों को बचाया। तो मलाला ने जो कंटेंट लिखा और वो जो लिखा वो एक बहुत आम सी चीज़ थी। बट आपको पता है कि वर्ल्ड ओवर जो है किस तरह चीज़ों को मीडिया उठाता है और फिर किस तरह जो है वो एक जो है वो अमेरिका ने और इन लोगों ने उसे उठाया और जो है वो यानी आपके ख्याल में एक जस्टिफाइड नहीं है, उसकी सर्विसेज इतनी नहीं है। थी, और उसको मैम दिया जाना चाहिए। उसके मीडिया ने बढ़ा उसके चढ़ा के आगे बयान किया उसको। जी, और उसके आगे भी हम देखें ना अगर तो उसकी एफर्ट्स तो स्टॉप हो गई नोबेल प्राइज मिलने के बाद। उसने जी यहाँ पे जी, कौन सा स्कूल उस इस्टेब्लिश चीज को किया, हम उसने क्रिटिसाइज यहाँ पे कर कौन सकते सी हैं। जो है वो खवातीन के लिए कोई काम किया उस नोबेल प्राइज की मनी से। जी वो तो आराम से अपनी फैमिली के साथ सेटल हो गई। तो यानी कि बस वो खिदमात इनाम लेने तक महदूद थी। तो इट इज टोटली अनजस्टिफाइड। ठीक है, कोई और बचा? चलिए अब मैं आपको बता दूं मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया था। आपको स्टार्ट में मैं एक चीज अपने माइंड में बिठा ले, कुछ चीज बच्चे जो होते हैं, जब मैं पिछले बैचेस को भी बढ़ाती इस वजह से मैं अब स्टार्ट में ये चीजें क्लियर कर देती। पहले लेक्चर में हम पढ़े ना लेसन या बुक स्टार्ट ना करें उसका कोई इशू नहीं है, पहले मुझे होता है कि अब आप लोग क्या कर लें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जितने हमारे लेक्चर होंगे सारे इसी चीज के ऊपर बेस करेंगे और बच्चे इसी चीज को फिर माइंड में लेके चलते रहते, क्लैरिटी नहीं आती उनको कि बेसिकली जेंडर स्टडी के अंदर वो पढ़ क्या रहे हैं। मैंने आपसे कहा जेंडर स्टडी के अंदर जो बच्चे ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो वुमेन्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अब पर आप ये नहीं कह सकते कि क्या है
कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या कोई ऐसा ये इशू है कि सिर्फ आप वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात करें, या अगर क्लियर वॉइस में कहूँ तो बच्चे के स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम मर्दों के भी तो राइट जो होते हैं, वायलेंस हो रही होती है या उनके राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं, उनके बारे में हम बात क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे मलाला वाले क्वेश्चन मैंने इस वजह से किया कि अगर इस तरह का ओपिनियन आपके जेहन में बन रहा है, अब मैं आपको उसका रीजन बताऊं। मैंने आपसे कहा जेंडर स्टडी का सारा पेपर नेक्स्ट जो आएगा 99% प्रेडिक्टेड है कि वो कॉन्सेप्चुअल बेस आएगा। कॉन्सेप्चुअल बेस में डजंट मीन कि आपका बुक में से कुछ नहीं आएगा, बुक के ही पॉइंट दे कि आपने सारा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपने आर्गुमेंट्स देने हैं। बट जो बच्चे फिर इस तरह की ओपिनियन रख रहे होते हैं, जिनके माइंड में ये चल रहा होता है ना कि मलाला की जो सर्विसेज थी वो इतनी नहीं थी कि आप कहें कि उसको नोबेल प्राइज दिया जाए, फिर वो बच्चे उनका थोड़ा माइंड सेट इस तरह का बना होता है कि इस तरह की चीजें माइंड में चल रही होती हैं। जब आप कॉन्सेप्चुअल पेपर आपके पास आता है, आप लोग कहाँ से लिखते हैं? आप सारा वो लिखते हैं जो कि आपके माइंड में चल रहा होता है, अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं। पेड क्वेश्चन तो आए जो बुक में लिखा उठा के बस उसको कॉपी कर दे, इट डजंट मैटर कि वो आपका ओपिनियन था या नहीं था। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर आपको अपनी ओपिनियन देनी पड़ती है। और फिर इस तरह की माइंडसेट कुछ बच्चों का, दो के बच्चे स्टूडेंट ने जो ये बात की वो मलाला वाली, वो जस्टिफाइड है कि बाद में उसने ऐसी कुछ सर्विसेज, दो देखा जाए तो अभी तक भी है। अभी देखें एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको चेयर वही कर रही थी, तो वो उसकी सर्विसेज जिस वे में वो चलाना चाह रही है चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन देखा जाए तो स्टूडेंट्स भी इस चीज को कह देते हैं कि नहीं, उसको ये नहीं मिलना चाहिए था और ये सारी चीजें। तो फिर इस तरह की जो मेंटालिटी है उसके लिए दो सोल्यूशन है। पहला तो सब्जेक्ट छोड़ दें, सेकंड है कि इस तरह की अप्रोच छोड़ दें जेंडर स्टडी के अंदर। अगर आपने साथी ओपिनियन है तो उसको रखें, लेकिन उसको सब्जेक्ट के अंदर आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना। अब आपसे वो क्या पूछता है, मलाला के बारे में पूरा क्वेश्चन पूछता है आपसे 20 नंबर का कि उसकी एजुकेशनल सर्विसेज क्या थी। अब मैं यहाँ पे तो सॉरी मेंशन नहीं करूंगी, बट जब लास्ट पे हम केस स्टडीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको फिर क्लियरली बताऊंगी कि वो क्या बेस थी जिसकी बेस पे उसको क्या किया गया, ये सारा कुछ मिला या सारा इतना प्रोटोकॉल या आपको उसको नोबेल प्राइज दिया गया कि उसकी सर्विसेज जिस टाइम पे उसने वो प्रोवाइड की, जिस टाइम पे उसने सारा इनिशिएटिव लिया एजुकेशन के बारे में, वो उस वक्त डिजर्व करती थी। उस वक्त के हालात अगर आप देखें ना, जब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर, केस स्टडी के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि फिर एक ऐसी लड़की जो 10-12 साल की है, उसने क्या किया जब उसको पता था कि उसकी जान को खतरा है, सारा कुछ है, उसके बावजूद उसने क्या किया, वो सारा उसने वहां पे स्टैंड लिया। उसकी एफर्ट्स का ही नतीजा था कि सवात के अंदर 2009 के अंदर जो थी गवर्नमेंट आकर कंपेल होगी, इंटरनेशनल मीडिया उसमें इन्वॉल्व हुआ। वहां पे जो तालिबान की गवर्नमेंट कायम की हुई थी उसको क्या कर दिया था, हिरासत ऑपरेशन हुआ था और उसके जरिए खत्म कर दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने इतने ब्रूटल किस्म के एक्शन लेने शुरू कर दिए थे। एक दो मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट में जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था ना, क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, एक औरत को वहां पे, चाहे उसका जुर्म जो भी था ना, इस्लाम आपको इस चीज के लिए कहता है, ना ही आपको कानून कहता है कि आप क्या करें, इस तरह के एक्शन ले औरतों के खिलाफ। उन्होंने क्या किया, एक औरत उसको ब्लेम किया कि वो अडल्टी के अंदर जो थी इन्वॉल्व थी, यानी कि उसके क्या थे, इलीगल रिलेशन थे किसी मर्द के साथ। उसने क्या किया कि उसको न्यूड करके टोटली क्या किया, आप कह सकते हैं कि वो बाजार जो था उसके अंदर लटका दिया। और उसके बाद सारे लोगों को कहा जो वहां से गुजर रहे थे कि इसको आते जाते आप क्या करें, इसको मारना शुरू कर दे, जूते मारने शुरू कर दे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको घसीटना शुरू कर दिया गलियों के अंदर। ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि मुकम्मल जो ह्यूमन, आप कह सकते हैं ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक्शन जो था उन्होंने लिया इस तरह का कि वो उस मीडिया के अंदर आ गया, उसके ऊपर वीडियो किसी ने बना ली और मीडिया के ऊपर आ गया। फिर इस तरह का एरा जो चल रहा होता है, उसके अंदर एक लड़की जो कि खुद एक स्टूडेंट है, उसका ये सारा उन लोगों के खिलाफ खड़ी होना जिनसे वो आप कह सकते हैं कि कन्फ्रंट करने के लिए गवर्नमेंट भी उस वक्त डर रही थी। गवर्नमेंट के पास इतनी उस वक्त नहीं थी कि वो क्या करें, वहां से उनकी गवर्नमेंट को खत्म कर दे सवात के अंदर, जहां उन्होंने खुद इख्तियार दिया था, सारा सवात का जो ओवरहेड जो पॉलिटिकल सिस्टम था सारा उनके हैंड ओवर कर दिया था। अब अगर गवर्नमेंट कंपेल हो गई, इवन वहां पे आर्मी ऑपरेशन करना पड़ा इतने ब्रॉड जो लेवल पे कि वहां पे पूरा इलाका उन्होंने खाली करवाया। आपको पता है कि सवात के लोग काफी अर्सा फिर यहाँ पे आके रहे थे, पंजाब के अंदर टेंट्स वगैरह और सारा कुछ लगा रहा था। तो वहां पे उन्होंने ऑपरेशन करके फिर वो सारा तालिबान से वो इलाका खाली करवाया। उसके बाद जो लोग थे उनको फिर सेटल किया। तो सारा जब आप सिनेरियो देखते हैं ना, फिर आपको समझ आती है कि उसके पीछे रीजन क्या था।
उस सिनेरियो के अंदर खड़ा होना एक लड़की का उन लोगों के खिलाफ, फिर उसको मेरे ख्याल में जो डिजर्व कम से कम उस वक्त वो करती थी। अब बाद के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं कि बाद में उसने कुछ किया या नहीं, बट बी क्लियर कि आपने एक लफ्ज भी क्रिटिसिज्म का उसके खिलाफ नहीं लिखना। सेकंड चीज, जैसे मलाला के खिलाफ आपने कुछ नहीं लिखना, आपने वुमेन्स के खिलाफ भी कुछ नहीं लिखना। आपने ये ही कॉन्सेप्ट रखना है कि वुमेन्स के ऊपर क्या है, तशद्दुद किया जाता है, वायलेंस होती है। बहरहाल देखा जाए तो हकीकत के अंदर भी यही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं हमारे पास, मैं जब पढ़ाती हूँ, कि आपके पास क्या होता है कि नहीं मैम, मर्दों के साथ भी इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं, सारी वुमेन्स के साथ नहीं होते। आप देखें लाहौर के अंदर, देखें क्या वुमेन्स को कौन से राइट्स नहीं मिल रहा है, एजुकेशन का मिल रहा है, बिजनेस का मिल रहा है, हर चीज के अंदर इन्वॉल्व है। इवन हम लोगों को देखें तो हम इंस्टीट्यूट में खड़े हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर हम क्यों कहते हैं वुमेन्स को राइट्स नहीं मिल रहे? बट ये वन साइडेड स्टोरी होती है आपके पास। असल रीजन ये नहीं है कि दो लोगों को आप दिखा के कहें कि ये वाली अचीवमेंट है। असल ये है कि आपके पास जो आप कह सकते हैं कि पूरा एक लोगों का जो आप कह सकते हैं कि पूरा पॉपुलेशन का जो पार्ट होता है, अगर वो सफर कर रहा है तो डेट मीन कि आपके पास इशू एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट क्लास के अंदर, इस वजह से मैं बताती हूँ ताकि वो बच्चे जो कहते हैं कि नहीं जनरल में देखा जाए तो हमारे पास वुमेन्स के अंदर इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना हम जेंडर स्टडी के अंदर फिर उसको बढ़ा के बयान करते हैं। दो मैं आपके डॉक्यूमेंट्रीज लिखवा रही हूँ। आप सारे बच्चों ने क्या करना है, आज ही इनको देखना है। नेक्स्ट क्लास में तब स्टार्ट करूंगी जब आप लोगों से ये डिस्कस कर लूंगी, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाए कि वुमेन्स की कंडीशन पाकिस्तान के अंदर क्या है। फिर आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा जब आप लिखने लगेंगे वुमेन्स राइट्स के बारे में, या फिर आप जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके बारे में जब बात करेंगे, तो थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो एक्सेप्ट करेगा कि मैंने इस चीज की तरफ जानना है कि वुमेन्स के खिलाफ किस हद तक वायलेंस पाकिस्तान में हो रही है। फर्स्ट आपके पास आती है दो डॉक्यूमेंट्रीज। शर्मीन उबैद की है आपके पास, इसकी पूरी आपके पास केस स्टडी है जो लास्ट पे हम पढ़ेंगे। ये इसके डॉक्यूमेंट्रीज अराउंड अबाउट मेरे ख्याल में 40 मिनट्स की है एक, और एक 50 मिनट्स की है। आपने क्या करना है, यूट्यूब पे मिल जाएंगी दोनों। आपने क्या करनी है, फर्स्ट है इसके पास आपके पास जो आती है इसकी डॉक्यूमेंट्री, वो है आपके पास सेविंग फेस, ये 2012 में आई थी। दूसरी आपके पास आती है अगर इन दी रिवर, ये 2015 में आई थी। ये दोनों डॉक्यूमेंट्रीज आपने क्या करना है, आज आपने जाके देखनी है। क्लास के बाद देख लें, रात को देख लें, जब भी देख लें। ये दोनों डॉक्यूमेंट्रीज आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा, खास तौर पे ये वाली जो है सेविंग फेस वाली, ये सारी आपके पास एसिड थ्रोइंग जो विक्टिम्स है ना उनके बारे में है। जब आप उनके हालात देखेंगे, उनकी कंडीशन देखेंगे साइकोलॉजिकली या बाय फेस फिजिकली, जिस हद तक वुमेन सफर कर रही है ना, फिर आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या किया जा रहा है औरतों के साथ। इट डजंट मीन कि लाहौर में राइट्स मिल रहे हैं, सड़कों के ऊपर दो चार वुमेन्स नजर आ रही हैं तो बैकग्राउंड में आपके पास ये वाली रियलिटी एग्जिस्ट करती है। रियलिटी हमेशा बिहाइंड द सीन होती है। हमारे यहाँ क्या होता है, ये औरत मार्च के ऊपर क्या किया जाता है उसके ऊपर बाद में हम बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है, तो आप देखेंगे उसके अंदर क्या है। मेरा अपना अगर पर्सनल ओपिनियन देखे तो उसके अंदर इशू यही है कि जिन औरतों के पास ऑलरेडी आपके पास क्या है, सारे राइट्स मौजूद हैं। आपके पास एजुकेशन का राइट है, बाइक जाने का, जॉब करने का, एवरीथिंग यहाँ पे देखा जाए बड़े सिटीज के अंदर। लेकिन मसला कहाँ पे है, क्या आप एक लाहौर में रहने वाली या किसी बड़े शहर में रहने वाली औरत के इश्यूज को कंपेयर कर सकते हैं? बैकग्राउंड औरत जो औरत है जो अफगानिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर रह रही है, सिंध के अंदर रह रही है, बैकवर्ड एरियाज के अंदर रह रही है, विलेजेस के अंदर रह रही है, क्या उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। उनके अपने इश्यूज हैं और इनके क्या होते हैं, अपने इश्यूज हैं। अब हमारे पास जरूरत किस चीज की है कि हम वो वुमेन जो एक्चुअली में सफर कर रही हैं उनको क्या करें, आगे लेके आए। ये औरत मार्च वगैरह के जो होते हैं आपके पास डेज, इन वुमेन्स को चाहिए कि उन इलाकों के अंदर जाएं, उनसे बातचीत करें, गवर्नमेंट के सामने उनके इश्यूज लेके आए। इन्होंने सारे हकूक हासिल कर लिए तो पीछे एक यही रह गया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली, उससे आगे तो फिर ये कुछ नहीं कह सकती। अब मेरा जिस्म और मेरी मर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दें। हमेशा बात करने में और उसको समझने में फर्क होता है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी डजंट मीन कि बाइसेक्सुअल आप ये कह रहे हैं कि औरत जो है वो अपनी क्या कर सकती है, अपनी सिर्फ सेक्स के बारे में, सेक्सुअल जो उसकी ऑटोनॉमी होती है उसके बारे में बात करेंगे।
बेसिकली जो इसका असल मोटो था वो ये था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी मीन कि मैं अपनी मर्जी से बात कर सकती हूँ, मेरे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, अपनी मर्जी से सुन सकती हूँ, अपनी मर्जी से जो करियर अपनाना चाहूँ वो अपना सकती हूँ, अपनी मर्जी से एजुकेशन हासिल कर सकती हूँ। सारा इसका जो सिनेरियो होगा बेसिकली वो ये है। जो हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट बना के औरत मार्च के अंदर पेश किया जाता है वो वाला उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर एज अ मुस्लिम कंट्री इस तरह के जब कॉन्सेप्ट आते हैं तो फिर जो आपके पास मर्द हजरात होते हैं, अगर मेरी क्लास के अंदर भी हैं तो वो बच्चे पीछे वाले, मुझे उसका एक्सपीरियंस है कि कुछ इस चीज को क्या करते हैं, थोड़ा सा फील करते हैं कि आप मैम इस चीज को ज्यादा क्रिटिसाइज करती हैं कि मैन इसके रीजनेबल है, पीछे है इस सारे सिनेरियो के वुमेन्स के जो राइट्स की वायलेशन हो रही होती है वो सारी चीजें। लेकिन देखा जाए तो फिर सारा वही है कि सोसाइटी के अंदर इस तरह की साइकी जब आपके पास आती है तो फिर उसका विक्टिम, कभी आपने सुना पाकिस्तान के अंदर कि ऑनर किलिंग के नेम पे किसी मर्द को मार दिया गया? सुना आपने किसी औरत के हाथों किसी मर्द को मारते हुए? तो आपके क्या ख्याल है कि मर्द क्या इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते? वो कुछ अर्सा पहले मैं एक पढ़ रही थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर मर्दों को इज्जत के नाम पे मारना शुरू कर दिया जाए ना तो फिर वो सिर्फ बायोलॉजिकल जो आपके पास बायोलॉजी की जो बुक होती है उसके अंदर ही मिलेंगे, यानी उनका सारा नाम निशान ही खत्म हो जाएगा। भाई आपने कभी देखा ऐसा ऑनर किलिंग के नेम पे होते? आपने कभी सुना पाकिस्तान के अंदर के किसी लड़के के मुंह पे लड़की ने एसिड फेंक दिया? या डोमेस्टिक वायलेंस में आपने कभी ऐसा केस देखा कि आपके पास क्या कर दिया गया, किसी मर्द को औरत ने जला दिया या उसके साथ इस तरह का तशद्दुद किया? इस तरह की सारी चीजें क्या आपके सुनने में कभी आती है? तो फिर यहाँ पे सोचने की बात है कि रीजन क्या है असल में। जी जी, बस ही आप बात करें, मैं आपका क्वेश्चन लेना चाह रही थी लेकिन मैंने कहा मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर मैं मैडम इन अ नटशेल अगर आप की जो अब तक आपने बात कही है उसको समराइज करूं तो जिस तरह पाकिस्तान अफेयर्स में हमने ये कहना होता है और ये मानना होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, आर्मी बहुत अच्छी है और उसके गुण गाने हैं, कहीं आपने उसके खिलाफ बात नहीं करनी। तो जेंडर स्टडीज में आपका मतलब है कि ये एक दूसरी इस्टेब्लिशमेंट खवातीन के नाम पे हमारे सर पे रख दी गई है कि जिसको हमने हर जगह सही लिखना और जो है वो सही पोर्ट्रे करना है। तो बिल्कुल ठीक समझा। तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी ही बात काफी है कि खवातीन इस मुल्क की दूसरी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो मेरे जितने भी भाई सुन रहे हैं भाई आप लोग सुन लें, ये शजरे ममनुआ है, इसके खिलाफ आपने बात नहीं करनी इस सब्जेक्ट में। जी जी ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक अंडरस्टैंड किया। अगर एज अ फन आप बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, बट अगर इन सीरियस केस में आप बात कर रहे हैं तो देन आपका थोड़ी सी भी वो कहते हैं कि आपकी मेंटेलिटी सामने आ जाती है। जब कोई भी बंदा, मैं बात कर रही हूँ तो मेरी आ जाएगी, नेक्स्ट बंदा कर रहा है तो उसकी आ जाएगी। तो थोड़ा सा इसको भी बेटा चेंज करने की जरूरत है। लास्ट क्लास में एक बच्चा था मेरी स्टूडेंट, तो कहता है क्लास के अंदर, मैम देखिए आप कहती है कि वुमेन्स की इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए जेंडर स्टडीज, सॉरी पॉलिटिक्स के अंदर। आप देखें हमारा पाकिस्तान का कल्चर किस तरह का है कि एक आपके पास पब्लिक मीटिंग हो रही है, जलसा कह रहे हैं सीधे लफ्जों में, तो वहां पे किस तरह का हालात होते हैं। तो क्या हम अपनी बहनों को या अपनी माओ को या घर की औरतों को वहां पे ले जा सकते हैं? वो कहते हैं कि मैम मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो औरत होती है ना वो फूल की तरह होती है और जो मर्द होता है ना वो लोहे की तरह होता है। अब एग्जाम्पल सुने आप। अब उसका मतलब यही था कि ये जो सारा सिनेरियो है, आप कह रही हैं कि पॉलिटिक्स में वुमेन्स की इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और सारा कुछ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब ये उसकी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी, मैं उसे डिसएग्री नहीं करती, हर बंदे की अपनी होती है, बट जो सब्जेक्ट की डिमांड है वो टोटली इसके खिलाफ है। तो उससे भी मैंने यही कहा कि थोड़ा सा फिर अपनी मेंटालिटी को चेंज करें। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है कि आप ये सजेशन नहीं दे सकते कि हमें अपनी वुमेन्स को इतना एजुकेट करना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स के अंदर जाके बैठे। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अगर लेके चलते रहेंगे ना कि लड़कियां फूलों की तरह होती हैं, बाहर नहीं निकल सकती, या मर्द जो होते हैं वो उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा जब वो बाहर निकलेंगी, वहां पे मर्द होते हैं, हरासमेंट होती है, सारा कुछ होता है। तो ये वाला ही सिनेरियो चेंज करने की जरूरत है। जेंडर स्टडी इसीलिए ही बनाया गया है। कम से कम मेरे अपने जाती ओपिनियन यही मैं उस बच्चे को कह रही थी कि आप लोग एज एजुकेटेड स्टूडेंट, एज अ CSS एस्पायरेंट, एज आप कह सकते हैं कि फ्यूचर ऑफिसर, आपको फिर अपनी मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। जो जेंडर स्टडी कहता है, जेंडर स्टडी कभी भी ये नहीं कहता कि आपके पास क्या किया जाए, मेन के ऊपर वुमेन्स को डोमिनेट कर दिया जाए। आपको एक मैं कोटेशन बताती हूँ, मैं स्टार्ट में ही लिखवाऊंगी।
आपके पास सबसे पहली जो वुमेन्स राइट्स के ऊपर बुक आती है वो है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये लिखी गई है आपके पास बाय मैरी, उस लड़की औरत का नाम था मैरी, सबसे पहली मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट उसकी बुक है। वो एक लाइन लिखती है, मैं लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो कहती है जी, नजर आ रहे सारे बच्चों को? वो आपको कहती है कि आई डोंट वांट देम, देम का मतलब यहाँ पे वुमेन्स हैं। वो कहती है कि डोंट वांट देम टू हैव पावर ओवर men but over themselves। वो कहते मैं ये नहीं चाहती वुमेन से कि वो क्या किया जाए, उनको मर्दों के ऊपर पावर दी जाए या डोमिनेंस मर्दों के ऊपर दी जाए, बट वो कहते हैं कि ओवर themselves, कम से कम वो कहती है कि उनकी अपनी जिंदगी के ऊपर इख्तियार होना चाहिए। क्या सिर्फ पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स के पास इतना राइट होता है कि अपनी इवन लाइफ का डिसीजन वो खुद ले सकती हैं? घर में एक लड़का होगा, उसका जो भी होगा, अगर पर्सनल तौर पे बात की जाए, अगर शादी की आप देख लें, अगर लड़का होगा तो या बाहर निकलने की सिर्फ बात कर ली जाए, बाहर लड़का जिधर मर्जी चला जाए, कहीं घूमने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो आपके पास कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। लड़की बगैर बताए अगर 2 मिनट भी घर से बाहर चली गई, या मोस्टली घरों के अंदर ये होता है, हम जनरल में बात करेंगे, एक अदर थिंग आपके पास क्लियर कर दूं कि हम जब बात करते हैं तो एज जनरल बात करते हैं, हम ये नहीं कहते, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। वो जो मैन के खिलाफ जेंडर वायलेंस होती है ना, वो पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रही थी तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा चले कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है आपके पास, कि वो आपके पास डीजी लाहौर जो है, वो आपने देखा होगा खुली कचहरी के नेम से उनकी वो मीटिंग्स होती रहती हैं, तो वो बैठे हुए थे काफी लोग सीरीज, वहां पे आपको पता है इश्यूज लेके आते हैं, वहां पे उनके पास एक आदमी आता है, तो आपने यकीन नहीं करना कि वो आता जाता है, क्या करता है, एकदम से रोना शुरू कर देता है उनके पास खड़ा होके। वो जो है डीजी है उनके पास, वो कहते हैं यार क्या हुआ है, मसला आप बताए। उन्हें लगा कि बहुत सीरियस कोई इशू है, तो आगे से वो कहता कि सर मेरी ना बीवी बड़ा मार दी मैंने, मतलब कि इतना सा इशू लेके वो उनके पास आया। वो आगे से हमसे है, तो वो कह रहे थे कि यार मैंने भी बड़ा मार दी है, अब दोनों इसका सोल्यूशन मिलके निकालते हैं। तो इस तरह के केसेस भी आपके पास आते रहते हैं, जहां पे बेचारे मर्दों को भी अपने राइट्स के लिए भी बात करनी पड़ती है। लेकिन देखा जाए ओवर इन जनरल, अगर हम लोग इस चीज को सारी को हमने जो डिस्कस करना है, हमने जस्ट जनरल वे में करना है। मैंने आपको कहा आपसे हम ये 2 डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो होगा जेंडर बेस्ड वायलेंस का, या पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो वुमेन्स के राइट्स या प्रोटेक्शन की जरूरत है या नहीं है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी तहरीर, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम क्वेश्चन नहीं है, कुछ ऐड ही करना चाहूंगी कि जिस तरह लाइक हम जितना कैजुअली उस चीज को जो है ना वो बाकी भी जैसे भी आपसे भी बात की है इन्होंने, तो अब जिस तरह आगे कोर्ट की लिखी हुई है बिल्कुल सेम इस तरह की कोर्ट की देखिए कि आजकल की एक वीडियो वायरल हुई है लाहौर की, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि लाहौर में हमारे पास राइट्स हैं या वो सारा कुछ है, वो लाहौर की वीडियो है जिसमें एक आदमी सरेआम सड़क पे बैठ के अपनी बीवी को जो है वो बुरी तरीके से मार रहा है, इतनी बुरी तरीके से मार रहा है। और इर्द गिर्द अब ये जो कहते हैं शजरे ममनुआ है, जो इर्द गिर्द जितने भी शजर खड़े थे उनमें से किसी में इतनी हिम्मत आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, मैंने देखी है वीडियो, पकड़ सके। अब देख ले किस हद तक वो उस बंदा अगर हम फीमेल की भी बात करें तो ये कोर्ट बिल्कुल ठीक है, उसने कोई आदमी को तो नहीं वापस मारना था, उस औरत में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी कि वो उठ के साइड पे हो जाए, किसी इंसान के पास जाके कह दे मुझे बचा लो, उस बंदे का हाथ खींच के पकड़ ले। वो वहां बैठी मार तब तक खाती रही जब तक उसका बंदे ने नहीं उसको छोड़ा, वो वहां से न हिली नहीं, वो वहां किसी के पास गई नहीं, उसने किसी को कहा नहीं, उसने उठ के खुद भी उस बंदे का हाथ नहीं पकड़ा, और वो वहां बैठ के मार खाती रही और इर्द गिर्द लोग जो है वो देखते रहे। मतलब ये आलम है। और अभी रिसेंट एक ISI एक बंदा है जिसने अपनी 7 months प्रेग्नेंट बीवी को जला के मार दिया। वो फीमेल उसका पहले भी 11 माह का बच्चा था जो कि उस बंदे ने ही कत्ल कर दिया था दूध में जहर डाल के। वो पीछे नहीं वापस जा सकती थी जस्ट बिकॉज वो यतीम थी और उसके पीछे घर में कोई करने वाला नहीं था, तो वो जा नहीं सकी घर पीछे, लेकिन वो अपने घर में रह के उसने जलना
मर के मतलब जल के मर गई बेचारी, लेकिन वो पीछे नहीं जा सकेगी, किसी बंदे को कह नहीं सकी जब हम मुझे बचा जेंडर लो। बेस्ड वायलेंस पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो रीजन क्या होता है इस सारे सिनेरियो के मैडम अभी पाकिस्तान के अंदर। लाहौर वाला इंसिडेंट जो है ना, उसके अंदर फर्ज करें जी वहां पे जो मर्द खड़े होते हैं उनकी मर्दानगी जागती और उस औरत को छुड़ाते, तो आप ही हजरात फरमाते कि जी मर्द ने गैर औरत को हाथ लगा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। तो अभी जिस तरह मैडम ने मेरे आपने लफ्ज आपने शजरे औरत को तो ममनुआ पकड़ को के खींचना ही नहीं था, आपने जो है वो बंदे को शजरे पकड़ के ममनुआ पीछे को करना था। तनकीद का निशाना आपका बनाया है। औरत को तो हाथ शजरे लगाना था, ममनुआ का मतलब ये है कि एक आपने शजरे औरत को ममनुआ का पकड़ना मतलब था। ये है आपका कि राइट औरत भी नहीं वो था औरत जात को है कि पकड़ने जिसके का। साथ ना आप आपने अच्छाई सिर्फ करें और ना आदमी को आप जो पकड़ है के वो पीछे कोई करना था। बुराई करें। आपने अगर कोई वायलेंस आदमी हो को रहा है पकड़ तो के होने दे, पीछे आंखें करना बंद था, करके आपने वहां से औरत गुजर को जाए। पकड़ ये के लॉ पीछे करना इन्फोर्समेंट था। एजेंसीज का काम है कि वो इस चीज को करें। मैं दोनों को क्लास से बाहर मैम इस निकाल दूंगी, इसके बाद आप चुप नहीं हुए तो बस कर मैम ये नहीं, ऑथर मेरी का बात सुने। स्टूडेंट्स स्टॉप प्लीज। मैम ये चीज ऑथर का नाम बता दें, ये जो कोटेशन आपने लिखवाई है। बेटा मैं लिखवा दूंगी, नेक्स्ट जब हम टॉपिक करेंगे मैं जस्ट समझाने के लिए कहेगी। ये जो अभी आप लोगों ने चीज की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली और कन्फ्रंटेशन करने वाली, नेक्स्ट टाइम मैं किसी स्टूडेंट की टॉलरेट नहीं करूंगी, मैं उस स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल दूंगी। यहाँ पे आप लोग जस्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि हमें हर क्लास के अंदर डिस्कशन करनी पड़ेगी, ताकि यही चीजें जिसके ऊपर आप देखें ना, यहाँ पर ही आप लोगों में इतनी टॉलरेंस नहीं है कि जस्ट एज ओपिनियन आप क्या करें, किसी भी बात को एक्सेप्ट कर सके। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इस तरह की फिर ओपिनियन में आप कन्फ्रंटेशन पे आ जाएंगे तो इस सब्जेक्ट को कभी नहीं लेके चल सकेंगे। यही चीज थी जो मैं आपको कह रही थी कि ये वाली चीज मैं जस्ट फर्स्ट क्लास में इसी वजह से क्लियर कर देती हूँ। जिन बच्चों का माइंड क्लियर नहीं होता वो नेक्स्ट पे सारी क्लासेस में इसी इश्यूज को लेके चलते रहते हैं। तो आप लोग पहली ही क्लास के अंदर इन सबको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। जेंडर स्टडी पढ़ने लगे हैं तो आपको जरूरत है अपने माइंड को थोड़ा सा खोलने की। अगर आप इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, आपका अपना जाती ओपिनियन है, जो मर्जी करें, बट जब आपने जेंडर स्टडी पढ़ना है, वो जो पहले वाली आपने बात की कि आपके पास एस्टेब्लिशमेंट का आपने कहना है कि पॉजिटिव रोल है, तो भाई हमने लिखना है, आपने सीएसएस क्लियर करना है। उसके लिए आप चाहे हाइपोक्रेसी से काम लें या डिप्लोमेसी से काम लें, आपको लेना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट के अंदर तो खास तौर पे आपको लेना पड़ेगा कि जेंडर स्टडी की एक और मैं आपको बताती हूँ जो चीज मैं उस वक्त कह रही थी कि मैं लाइन लिखती हूँ। अब आपको बहुत सारे बच्चों को इसमें भी इशू होगा कि आपके पास देखा जाए तो अगर हम एक कॉमन बात करते हैं तो आपके पास जो रिलेशनशिप होता है ना मेन और वुमेन्स का, एज अ फिजिकल रिलेशन देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम जो पीछे आपने वो कोटेशन बताई है वो किसने कही थी वो कॉल? बेटा वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है। डोंट वरी, हम जब टॉपिक करेंगे तो मैं उसके अंदर लिखवाऊंगी सारा। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म उसी के ऊपर चलती है, थ्योरी उसके ऊपर चलती है, तो हमने डिस्कस Okay, करना ma'am. है में, बस समझाने के लिए आपको कहा था। ओके जी जेंडर स्टडी के बारे में यहाँ पर एक लाइन लिखने लगी, इसको वेरी क्लियरली सारे बच्चे अपने माइंड में रख लें। नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर अगर किसी ने ऑब्जेक्शन करना है कि ये चीज गलत है, तो फिर उसके पास होने की गारंटी मैं नहीं देती, फिर उसको खुद ही देखना पड़ेगा कि जब वो फेल होता है तो उसका रीजन क्या था उसके पीछे। जेंडर स्टडी आपको कहता है आपके पास एक टर्म आती है जो कि सारी आपके पास नेक्स्ट जो है यूज होगी, वो आपके पास आ जाता है थर्ड जेंडर। अब इसके अंदर क्या है, थर्ड जेंडर जो है इसके अंदर क्या है, इसके सारे लोग आ जाते हैं। थर्ड जेंडर के अंदर आपके पास जो LGBTQ वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसके अंदर बाइसेक्सुअल भी आ जाते हैं, होमोसेक्सुअल भी आ जाते हैं, उसके पास अंदर ट्रांसजेंडर भी आ जाते हैं, उसके अंदर गैस भी आ जाते हैं। इसमें से कुछ लोग होते हैं जो कि बाय नेचर जो होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं आम जो मेल या फीमेल के नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं दरमियान में होते हैं। तो यहाँ पर चाहे कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास जो आपके गैस होते हैं। आज देखें ना, आज का ये कॉन्सेप्ट जो चल रहा है कि लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से अपने सेक्स को तब्दील कर लेते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारी सर्जरीज भी आ गई हैं, वो क्या कर सकते हैं, हार्मोन्स को चेंज करवा लेते हैं, आपके पास इंजेक्शन लगवा लिए, या फिर जो फिजिक होती है उसकी सर्जरी करवा के वो अपनी जेंडर को चेंज कर लेते हैं। मेन कुछ इस तरह के होते हैं कि वुमेन्स वाले हुलिया में भी रहता है, कुछ वुमेन्स होती हैं मेन के, उनका ओपिनियन क्या होता है कि हमारे अंदर जो सेक्स बाय नेचर हमें दी गई है उसकी फीलिंग्स नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, वो कहेगा कि मेरे अंदर लड़कों वाली फीलिंग्स ही नहीं है, मैं अपने आप को एज अ गर्ल एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी आइडेंटिटी लड़के की है।
तो फिर क्या होगा, जेंडर स्टडीज को क्या करता है, 100% एक्सेप्ट करता है। जेंडर स्टडी नहीं कहेगा कि इस्लाम के अंदर ये चीज गलत है, एज अ मुस्लिम कंट्री आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जेंडर स्टडी कहता है उनके बारे में कि वो सारे लोग, असल में जो जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट था ना, वो बना ही थर्ड जेंडर के लिए था। इसके ऊपर जितनी बात यहाँ पे होती है थर्ड जेंडर पे होती है, क्योंकि हमारे पास अगर सिर्फ वुमेन्स राइट्स के बारे में बात करनी होती तो हमारे पास वुमेन्स स्टडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। ये सब्जेक्ट आपके पास जेंडर स्टडी जो है ये आता है आपके पास 1990s के बाद, यानी कि आपके पास जाके कहीं 21st सेंचुरी के 2000 के बाद ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है। मैंने आपको बताया कि जेंडर स्टडी सीएसएस के अंदर भी 2016 के बाद इंक्लूड किया गया, 2016 के पेपर में पहली दफा इसको इंक्लूड किया गया। तो वहां पर ये चीज एक्सेप्ट करने वाली बात है कि जेंडर स्टडी अगर बनाया गया है तो किसके राइट्स के बारे में बनाया गया है, वुमेन्स के तो राइट डेफिनेटली, बात हम सारी वुमेन्स की करेंगे, बट एट द सेम टाइम बहुत सारा जो है वो आपका किसके बारे में है, थर्ड जेंडर के बारे में। उसके अंदर आपके लेस्बियन भी आ जाते हैं, उसके अंदर होमोसेक्सुअल भी आ जाते हैं, उसके अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर भी आ जाएंगे, गैस भी आ जाएंगे। सब लोगों को एज आप कह सकते हैं कि पर्सन आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। जी बच्चे किसकी बात रह गई है, बोले जल्दी से। जी जी मैं जिस तरह आप बोल रही थी ना कि यहाँ पर खवातीन को हकूक नहीं मिल रहे, तो जिस तरह आप लाहौर में रहते तो वहाँ पर तो मिलते हैं, लेकिन हम जिस समय के पीके में रह रही हूँ तो यहाँ पर बच्चियों को खास तौर पर बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर एजुकेशन के हवाले से, जॉब के हवाले से। जिस तरह मैं खुद अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी तो मेट्रिक के बाद मुझे आगे तालीम करने की इजाजत भी नहीं दी थी। मैंने एपीएससी बहुत मुश्किल से पास की थी। मैंने गवर्नमेंट से मेट्रिक किया और वहाँ पर मैंने टॉप किया, तो फिर मुझे आगे पढ़ने की इजाजत नहीं थी। खासतौर पर हमारे फैमिली के मसाइल, यहाँ पर तो लड़कियों के पर बहुत ज्यादा तनकीद होता है, तो उनसे मैंने ऐसी चीज नहीं है, कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। हम देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर यही रियलिटी है। आप देख रहे हैं कि सरगोदा के अंदर इंसिडेंट हुआ, एक बच्ची 6 साल की चीज लेने के लिए 2 मिनट के अंदर उन्होंने क्या किया, उसका रेप करके उसको मार के ऊपर फेंक दिया। क्या फिर आप इस मेल डोमिनेंस को या आप कहते हैं सेक्सुअल डोमिनेंस जो आपके पास मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, तो फिर कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं उनके बिहेवियर को, मेन के बिहेवियर को? आप कैसे कह सकते हैं कि इन लोगों को राइट्स की जरूरत है, विमेंस को राइट्स करने की जरूरत नहीं है आपके पास? तो इस तरह के सारे जो इंसिडेंट होते हैं, आप देखें आपके पास किस हद तक अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है वुमेन्स के साथ। तो फिर सारी ये वाली चीजें जहां आप देखते हैं कि जेंडर स्टडी की इसीलिए जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जस्ट आप थर्ड कम्युनिटी को देख लें, जो आपके पास क्या होते हैं, सड़कों के ऊपर आपको नजर आते हैं, थर्ड जेंडर के अंदर ही वो एग्जिस्ट करते हैं। उनको क्या किया जाता है, क्या आपके, चलो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जो आपके पास गैस होते हैं अपनी मर्जी से वो क्या कर रहे हैं, अपनी सेक्स को चेंज कर रहे हैं, या सिर्फ हुलिया चेंज कर लेते हैं, या जो कुछ भी करते हैं। बट देखा जाए तो वो लोग जो कि बाय नेचर बाय बर्थ जो होते हैं, ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, क्या 1% भी उनका कसूर इस चीज के अंदर होता है? नहीं होता। उनको एज अ पर्सन इवन जो जीने का हक है वो नहीं दिया जाता। एज अ पर्सन घर वाले ही एक्सेप्ट नहीं करते। अब घर वाले क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, उसका रीजन क्या होता है कि सोसाइटी ने आपके पास 2 आइडेंटिटी जो है, एक मेल की और एक फीमेल की, जस्ट उनको एक्सेप्ट करना है। थर्ड जेंडर जब आएगा तो सोसाइटी के मुताबिक वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपके पास। तो जेंडर स्टडी बेसिकली इसी थर्ड कॉन्सेप्ट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ये एक लाइन मैंने लिखी है, इसको जरा पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगी वो पहली बात की तरह। 2 मिनट बेटा मैं क्वेश्चन लेती हूँ। दे आर नॉट डिफरेंट पीपल बट दे आर डिफरेंटली from the set norms of society। ये आपके पास थर्ड जेंडर का सारा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या है देखिए, वो कहते हैं थर्ड जेंडर के बारे में। जेंडर स्टडी का ये वाला बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर आपका सारा जेंडर स्टडी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे वो देखिए कहते हैं दे आर नॉट डिफरेंट पीपल बट दे आर डिफरेंटली फ्रॉम द सेट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी ने जो नॉर्म सेट की हुई है, ये लोग क्या करते हैं, उससे डिफरेंट होने की कोशिश करते हैं।
और इसी वजह से फिर क्या होता है, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। मैंने आपको कहा हमारी सोसाइटी के अंदर एक सेट नॉर्म्स है कि एक क्या औरत को और एक मर्द को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। जबकि देखा जाए तो थर्ड जेंडर जो होगा वो भी एज अ ह्यूमन अगर आप बात करें तो एग्जिस्ट करता है, उसके राइट एग्जिस्ट करते हैं, सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सोसाइटी क्या करती है, उसको एक्सेप्ट कभी नहीं करती है। किस रोल के अंदर हम उसको रखते हैं, उनको रखते हैं, फिर हम कह रहते हैं कि वो सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, डांसिंग के अंदर इन्वॉल्व है। भाई उनके पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा। क्या आपने देखा कि किसी क्लासरूम में अब तक आपने इतनी एजुकेशन हासिल की, क्या आपने कभी देखा कि आपके क्लासरूम के अंदर कोई थर्ड जेंडर बैठा हुआ है? कभी देखा आपने कोई प्रैक्टिस ऐसी? क्या आपने कभी देखा कि जहां पे जॉब कर रहे हैं वहां पे कोई ये थर्ड जेंडर ये जो उसको अच्छी जॉब दी हुई है किसी ने? जब आप उसको सोसाइटी के अंदर इंक्लूड ही नहीं कर रहे, आपने उनके लिए रोल ही ऐसे रखे हुए हैं कि जो कि उनको क्या करने, बेइज्जत असल में करने के मुतरादिफ होते हैं या उनको सोसाइटी से बाहर निकालने के मुतरादिफ होते हैं, तो फिर आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव रोल के अंदर आए, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर ना इन्वॉल्व हो या वो नाच गाने के अंदर ना इन्वॉल्व हो? उनके पास सोसाइटी ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। जबकि जेंडर स्टडी फिर इसी चीज को एक्सेप्ट करता है कि वो कहता है कि वो डिफरेंट पीपल नहीं है, बट एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम द सेट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी ने सेट नॉर्म्स की हुई है ना एक मर्द औरत के लिए, या किस तरीके से आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करी, बेसिकली वो उसके क्या करते हैं, मुखालिफ जाते हैं। यहाँ पे अब एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि आपके पास बाय सेक्सुअल लाइफ के अंदर जब देखा जाए ना, हमारे यहाँ एक ही रिलेशन एक्सेप्ट किया जाता है मेन का और वुमेन्स के साथ, यानी कि उसको बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअलिटी, यानी जो सेक्सुअल रिलेशन होता है औरत और मर्द के दरमियान होगा। जब देखा जाए जेंडर स्टडीज के अंदर, अगर आप LGBTQ वाला कॉन्सेप्ट देखें ना, आप देखें यहाँ पे एक चीज आपको फिर थोड़ा सा इशू होगा कि एज अ मुस्लिम सोसाइटी या एज अ मुस्लिम कंट्री, एज अ मुस्लिम हम इसको क्रिटिसाइज पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बिल, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि 2018 के अंदर एक बिल आया था जिसका मतलब था, तो आप लोगों ने ये निकाल के आज देखना है, ये थर्ड जेंडर के बारे में बेसिकली था। उसके अंदर कहा गया था कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहा गया था कि वो क्या कर सकते हैं, जो थर्ड जेंडर होगा वो क्या होंगे, फ्री होंगे कि उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर, यानी कि उनका ID कार्ड या पासपोर्ट, वो अपनी मर्जी से उसके ऊपर अपना सेक्स चेंज करवा, जेंडर चेंज करवा सकते हैं। अब आपने देखा होगा जो ID कार्ड होता है उसके ऊपर 3, आप वैसे भी कोई फॉर्म फिल करें ना, एडमिशन फॉर्म, आपने देखा होगा उसके ऊपर 3 खाने बने होते हैं, 3 बॉक्स बने होते हैं, मेल का, फीमेल का और थर्ड जेंडर का। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कहा कि बिल पास किया जाए कि ये लोग क्या करें, अपनी मर्जी के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जो थर्ड जेंडर है उसको लगता है कि वो मेल में नहीं इंक्लूडेड हो रहा या फीमेल में नहीं हो रहा, या उसको क्या वो समझता है कि अगर कोई आदमी भी है, उसकी फीलिंग ये है कि वो क्या करता है, अपने आप को मर्द नहीं समझता, उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आती, तो वो क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से अपना जेंडर चेंज करवा सकता है। अब इसके अंदर उलमा कराम ने और पाकिस्तान के अंदर जितने लोग थे उसके अंदर कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट हो गई कि ऐसा नहीं हो सकता। दो कि देखा जाए तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसी वजह से कहा जाता था कि ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के तौर पे, यानी कि LGBTQ वाले कॉन्सेप्ट की वजह से ये वाली जो बिल था पास होने जा रहा था आपके पास, और हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। लेकिन एज अ मुस्लिम कंट्री तो आप ये वाला, उसने 27(6) के अंदर यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर थर्ड जेंडर के हवाले से जो बिल पेश किए जाते हैं वो पास, उसमें बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ जाता है, तो रीजन क्या है, उसके बिहाइंड रीजन क्या है, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अब इन्होंने कहा कि कम से कम क्या किया जाए, एक बायोलॉजिकल टेस्ट जरूर रखना चाहिए, यानी बायोलॉजिकली एक बंदा प्रूफ करे कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए, नादरा के अंदर जाए और अपनी आइडेंटिटी को तब्दील कर ले। विदाउट एनी बायोलॉजिकल प्रूफ आप अपनी आइडेंटिटी को तब्दील नहीं कर सकते। जबकि बाई जो वेस्टर्न कंट्री है, मैं राइट कर लीजिएगा, MCQs आता है, स्पेन के अंदर, स्पेन पहला कंट्री था जिसने सबसे पहले ये वाला राइट लोगों को दिया है कि अपनी मर्जी के मुताबिक वो क्या कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को तब्दील कर सकते हैं। आप चाहे सर्जिकल प्रोसेस करवाएं, जैसे भी करवाएं, आप क्या कर सकते हैं, अपने जेंडर को तब्दील कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी। ऑन द अपोजिट साइड देखा जाए, अब देखिए इस तरह की जो सारी बहस होती है, सारी सिनेरियो के ऊपर चल रही होती है। जी बच्चे, क्या बोला किसी बच्चे ने?
जी मैम, आई वांट टू आस्क के पहले तो अभी आप बता रही थी कि लाइक अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो सेक्स चेंज करवा सकते हैं ना, जैसे जेंडर, सॉरी सेक्स नहीं, जेंडर, मेल फीमेल जो भी उसकी फीलिंग्स है जी उसके जी। अकॉर्डिंग। लेकिन अभी आप बता रही हैं कि लाइक वो पहले बायोलॉजिकल टेस्ट उसके लिए मैंडेटरी हो गए। नहीं नहीं, हुआ नहीं है वो बिल अभी तक। आप कह सकते हैं कि बस खटाई में पड़ा हुआ है, अभी तक उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। बट वो बिल पेश हुआ भी था, वो पास भी होने के करीब था, लेकिन वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके ऊपर अभी तक कंट्रोवर्सी चल रही है ये वाली सारी। मैंने तो कहा मैम कि स्टिल ये तो वाला आर्गूमेंट था आपका कि एज अ मुस्लिम कंट्री इस तरह के बिल हम क्या कर सकते हैं, पास नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या है। आप एक देखिए, एक मेल है, वो उसके ऊपर लिखवा लेता है कि मेरी आइडेंटिटी फीमेल की है, कल वो वुमेन्स के अंदर बैठा हुआ होगा तो वो क्या करेगा वुमेन्स के अंदर? वो जा सकता है, जॉब कोटा के अंदर जा रहा है, किसी चीज के अंदर भी जा रहा है, आइडेंटिटी कार्ड पे ही जाएगा ना। तो जब कार्ड के ऊपर उसकी जो आइडेंटिटी होगी वही उसकी कंसिडर की जाएगी। तो फिर इस तरह के इश्यूज उन्होंने कहा यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो इस वजह से अभी तक आप नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है या इस पे कोई काम हो रहा है। अभी तक इसके ऊपर ये वाली पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह की बहस चल ही रही है। अभी तक कोई आप कह नहीं सकते कि इसके ऊपर इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। एलजीबीटी वाला जो कॉन्सेप्ट था आपके मैम एक पास। क्वेश्चन है मेरा। जी जी। मैम ये जो नादरा से कंफर्मेशन लेनी है कि अपना जेंडर जो चेंज करवाना है, तो इससे क्या मतलब है? वो जस्ट वो फील ऑपोजिट जेंडर का कर रहा है, या वैसे वो पेरेंट्स में, जाहिर बात अगर एक बंदी है उसकी पेरेंट्स एक लड़कियों वाली है, वो तो ऑब्वियस पता है कि ये लड़की है, और लड़का है उसकी पेरेंट्स लड़कों वाली है, पता चल रहा है कि भी ये मतलब लड़का है। तो चेंज किसने कर, चेंज कैसे करवाना है? चेंज किस बिहाफ पे करवाना है? सिर्फ उन फीलिंग्स की बिहाफ पे, या अपनी आपने, चले मैं आपको एक थोड़ी सी क्लियर एग्जांपल दे देती हूँ। आपने ये जो आपके होती है मेकअप प्रोफेशन के अंदर, पार्लर्स के अंदर, सैलून्स के अंदर, जो आजकल मेल का कॉन्सेप्ट आपके पास आया हुआ है, कभी हुलिया देखा है आपने उनका? मोस्टली मैम का वो थोड़े से ये देखे ना, मारिया बी का, जो मारिया बी आपके पास है, ब्रांड ओनर है आपके पास, उन्होंने वो इस चीज पे बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। अभी आपने देखा पिछले कुछ अरसे के अंदर लाहौर के अंदर एक पार्टी इस तरह की हो रही थी जिसके अंदर यही सारे लोग थे। अब ये लोग, मैंने आपको कहा, बाय नेचर फीमेल, वो सॉरी उसके अंदर इंटरसेक्स के अंदर नहीं होते हैं, थर्ड जेंडर नहीं होते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है। जो कि ये कहते हैं मेल, मोस्टली मेल ये वाले इस तरह के काम कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को लड़का नहीं समझते, लड़कियों वाली फीलिंग्स आती हैं, कपड़े चेंज कर लेंगे, बाल रख लेंगे, मेकअप कर लेंगे, तो वो सारा, यानी कि अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी, वो वही चीज है कि आप अपनी आइडेंटिटी को खुद एक्सेप्ट जो करते हैं वही क्या करेगा, आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को पता हो, जब ट्रम्प आया था पार में अभी पीछे, तो एक स्टेटमेंट उसने दी थी एग्जेक्टिव ऑर्डर के अंदर, फर्स्ट एग्जेक्टिव ऑर्डर के अंदर, किसी स्टूडेंट को पता है कि वो क्या थी? उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जी थी। मैम, आई थिंक सो उसने थर्ड जेंडर को जो रिफ्यूज कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया था। जी जी बिल्कुल। अब उसने क्या कहा था ट्रम्प ने? आप देखिए, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूएस जिसके अंदर डेमोक्रेसी, या आप कह सकते हैं पर्सनल लिबर्टी के हवाले से दुनिया में क्या उसको फर्स्ट नंबर पे समझा जाता है कि अमेरिका से ज्यादा तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच या आइडेंटिटी लेना या पर्सनल फ्रीडम आपको कहीं नहीं मिल सकती। डेमोक्रेसी उसके अंदर सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि उसका There are only two genders, men and women. उसके एग्जेक्टिव ऑर्डर के अंदर उसने एक बात की थी, उसने बड़ा क्लियरली कहा कि यहाँ पर थर्ड जेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब 26 के अंदर इवन एग्जामिनर ने उसी की स्टेटमेंट से क्वेश्चन उठाया हुआ था, वो जो मैं कह रही थी ना एलजीबीटीक्यू वाला और वो सारा। तो उसने कहा कि भाई आपके पास थर्ड जेंडर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब देखा जाए, मैंने आपको कहा कि आपके जितने, आप उसने सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं दी कि वो मुंह से कह रहे कि थर्ड जेंडर एग्जिस्ट नहीं करता। उसने कहा कि आपके पास किसी भी लीगल जो होगी, आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर जो तीसरा आपका बॉक्स होता है, मैंने आपको कहा एक मेल का होता है, एक फीमेल का, थर्ड जेंडर का होता है। उसका मतलब ये था जब वो कह रहा एग्जेक्टिव ऑर्डर के अंदर कि इसको बिल बना के लॉ बनाया जाए, तो उसका मतलब था कि इसको तीसरे बॉक्स को अंदर से हटा दिया जाए। अब इसका ये मतलब नहीं कि बॉक्स हटाने से मसला कोई भी नहीं होगा। मसला ये होगा कि अमेरिका के अंदर इस वक्त 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग थर्ड जेंडर हैं, थर्ड जेंडर के अंदर फॉल करते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकली वैसे ही बाय नेचर थे या उन्होंने अपनी मर्जी से चेंज करवाया। थर्ड जेंडर के अंदर 2 मिलियन लोग एग्जिस्ट करते हैं।
आप क्या कर रहे हैं एज द स्टेट प्रेसिडेंट? आप 2 मिलियन लोगों को कह रहे हैं कि आप स्टेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी उसका मतलब था कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब उसने जब वो तीसरा खाना ब्लॉक खत्म कर दिया, उसका मतलब ना ये लोग अपना पासपोर्ट और वीजा बनवा सकते हैं, ना ये लोग गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, ना ये लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जॉब हासिल कर सकते हैं। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते तो फिर उनको क्यों आपके पास ये सारे राइट्स दिए जाएंगे? वो किसी राइट्स के अंदर फॉल नहीं करेंगे। तो फिर इसके अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल, ये ऐसा फिर कुछ नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आप क्या कह रहे हैं 2 मिलियन लोगों को स्टेट कर रहे एज अ पर्सन ही नहीं उनको एक्सेप्ट कर रहे। तो जेंडर स्टडी इसी चीज को एक्सेप्ट करता है। जेंडर स्टडी क्या कहेगा? वो आपसे नहीं कहेगा कि थर्ड जेंडर जो है, बाइसेक्सुअल जो है आपके पास, यानी कि होमोसेक्सुअल आपके पास होते हैं जो कि हम जींस परस्त होता है, यानी मेल अगर फिजिकली मेल के साथ इंटीमेट हो रहा है, डेट मीन कि वो क्या है आपके पास होमोसेक्सुअल है। हेट्रोसेक्सुअलिटी जो है ना, हेट्रोसेक्सुअलिटी नेक्स्ट मैं आपको ये टर्म्स लिखवा दूंगी, उसका मतलब होता है मेल और फीमेल का रिलेशनशिप, फिजिकल इंटीमेशन। सिर्फ सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है एज अ सेक्सुअल लाइफ के अंदर एक मेल और फीमेल क्या हो सकते हैं, इंटीमेट हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्या कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे अगर कोई सुन ले कि वहां पे एक लड़का लड़के के साथ हो रहा है, दो के बिहाइंड द सीन ऐसा चल रहा है यहाँ पे, इसी वजह से वो मारिया बी ने इसको इतना ज्यादा वो क्या करती है, इसको क्रिटिसाइज करती है। अभी उन्होंने देखा वो पार्टी में जो छापा पड़ा था, उन लोगों को पकड़ा था, वो सारे इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे। इवन अभी आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, कुछ डेटा आ रहा है जिसके मुताबिक लाहौर वो एरिया है, ओवरऑल पाकिस्तान में ये हुआ है, अभी रिपोर्ट पीछे आई है 26 के अंदर कि एड्स के केसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि लाहौर के अंदर, सिर्फ लाहौर के अंदर एक साल के अंदर 10,000 एड के केसेस। उसका रीजन क्या था? यही पार्टीज और ये इलीगल तरीके से जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह की सारी आपके पास इश्यूज क्रिएट हो रहा है। उसके पीछे यही है कि बिहाइंड द सीन पाकिस्तान के अंदर भी चाहे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के तौर पे ये वाली चीजें एग्जिस्ट करनी शुरू हो गई हैं। एज इस्लामिक कंट्री हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। एज अ जेंडर हम ये करते हैं कि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इसका इश्यूज क्या है या ये क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता। बट मैंने आपको जो स्टेटमेंट लिखवाई थी कि जेंडर क्या करता है, उसके अंदर उसकी थ्योरीज के मुताबिक जो मैंने आपको कोटेशन लिखवाई थी, ये आपके पास एक किर थ्योरी आती है, उसको क्योर थ्योरी भी बोलते हैं, किर थ्योरी भी बोलते हैं, जो आपको सही लगे। उसके अंदर बेसिकली ये बात की गई है, जो राइटर है उसकी वो कहती है आपके पास कि वो लोग डिफरेंट नहीं होते। अगर एक लड़का लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा है डजंट मीन कि वो गलत है। उसका मतलब ये है कि सोसाइटी ने जो नॉर्म सेट की हुई है ना कि एक लड़के का फिजिकल रिलेशन एक सिर्फ लड़की के साथ हो रहा है, वो उसके क्या कर रहा है, अपोजिट जाके एक्ट कर रहा है। इस वजह से सोसाइटी उसको क्या नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। तो जेंडर स्टडी का ये वाला ही कॉन्सेप्ट है कि थर्ड जेंडर को भी क्या करती है, आपके पास एक्सेप्ट करती है। बेसिकली ये बेसिक आपके पास क्या है पॉइंट जेंडर के बारे में, जेंडर सब्जेक्ट जो है उसके बारे में। तो यहाँ पे ये वाली चीजें आपने आज मेंटली तौर पे एक्सेप्ट कर लेनी है। सेकंड चीज जो आपने एक्सेप्ट कर लेनी है कि वुमेन्स के खिलाफ वायोलेंस इस हद तक हो रही है कि आपको फिर मेन के राइट्स के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आपके पास वुमेन्स होती हैं उनके राइट्स के बारे में बात करने की जरूरत है। जेंडर स्टडीज डजंट मीन कि आप सिर्फ वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात करते हैं। जेंडर स्टडी आपके तीनों जेंडर के बारे में बात करता है। ये पॉइंट भी पूरी तरह से क्लियर है कि जेंडर स्टडी मेन, वुमेन्स और थर्ड जेंडर तीनों के बारे में बात करता है। ये कभी भी नहीं कहना कि जेंडर स्टडी सिर्फ वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात करेगा। बट चीज ये है, आपके पास जो बुक मैं सजेस्ट करूंगी उसके ऊपर भी ये वाला पॉइंट बड़ी अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है कि फिर अगर हम कह रहे हैं कि जेंडर तीनों सेक्स के बारे में बात करते हैं तो देन व्हाई जस्ट वुमेन्स के बारे में सारे टॉपिक्स क्यों हम पढ़ते हैं? रीजन इज दैट कि वही चीज कि जितनी वायलेंस और राइट्स वायलेशन होती है वुमेन्स के खिलाफ, उसका वो रीजन होता है कि आपको फिर जारी सी बात है जो इशू हो उसी के बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे कहा कि क्या आपके पास ऑनर किलिंग का कोई इंसिडेंट मिलता है? मर्द को आपने कभी सुना कि मैन को मार दिया औरत ने कि उसने क्या किया? आप देखें हर अगले दिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी, पाकिस्तान के अंदर 82% मेन जो होते हैं, मैरिड मैन जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्या आपके ख्याल में कोई औरत अगर ऐसा कर रही है, बिहाइंड द सीन करती है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मेल मैन के सामने करती है
तो वो क्या उसको एक्सेप्ट करेगी? जबकि मोस्टली होते हैं, आप देखेंगे उस चीज को देखती हैं, रोला शोर मचाएंगी, सारा कुछ करेंगी, चुप कर जाएंगी। क्या कभी ऐसा सीन हुआ है कि उसको जाके कत्ल कर दें आपके, आप कहें कि आपने इज्जत के नाम पे उसको कत्ल कर दिया है? जबकि पाकिस्तान के अंदर एनुअली आपके पास पूरी 1000 वुमेन जो होती हैं लास्ट टाइम 25 के अंदर ऑनर किलिंग के नेम पर मारी गई थी। इज्जत के नाम पे क्या कर दिया गया? बलोचिस्तान का इंसिडेंट आपके सामने है, सना का इस्लामाबाद वाला इंसिडेंट आपके सामने है। यानी कि जहां आप मेल की ईगो को हर्ट करेंगे, दैट मीन यू हैव टू लूज योर लाइफ। आप उसकी ईगो को थोड़ा सा भी हर्ट करेंगे तो आपने देखा सना वाला जो केस हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, जो आईजी इस्लामाबाद थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये जो केस था असल में जो रिपीटेड वो उसका था ना, नो कहना उसका था कि उसकी ईगो हर्ट हुई थी कि वो बार बार इनकार कर रही थी कि वो जो डिमांड उससे कर रहा था, और उसके बिहाफ उसने क्या कर दिया, उसको मर्डर कर दिया उसका। तो आपके पास नूर मुकद्दम का केस आ जाता है। ये सारे केसेस में आपको साथ साथ बताती रहूंगी जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। इनके बगैर आपका क्वेश्चन जेंडर स्टडी के अंदर 80 मार्क्स की तरफ नहीं जाएगा कभी भी आपका पेपर, क्योंकि सारा जेंडर स्टडी के स्टडीज के ऊपर रिलाई करता है, कॉन्सेप्चुअल बेस है। आप यहाँ पे अपनी बातें करके भी पास हो सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा की जरूरत होती है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इशू जो है ऑनर किलिंग का बहुत ज्यादा है, उसके रीजन भी आप मेंशन कर रहे हैं। आप ये ही नहीं बता रहे हैं कि कितने एनुअल केसेस आपके पास ऑनर किलिंग के पाकिस्तान में हो रहे हैं। डेट मीन कि आपको पूरी तरह से पता ही नहीं है कि इशू है आपके पास क्या। तो फिर आपका क्या है यहाँ पे इशू थोड़ा सा क्रिएट मार्क्स का होगा। तो इन चीजों के ऊपर ही जस्ट मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ आपका 50% बुक से होगा जेंडर स्टडी, 50% आपका करंट सिनेरियो से, आपके जनरल नॉलेज से, और आपका न्यूज़पेपर आपने डॉन के अंदर जितने देखते हैं या किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ बुक्स और सारी चीजें करना कहाँ से। मैं थोड़ा सा जस्ट पहले क्या कर रही थी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रही थी। आप बुक्स की तरफ आते हैं कि मार्क्स आपने लेने कैसे हैं। पहली तो चीज, ये दोनों चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं अभी जो क्लास में हुआ, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया कि मेंटेलिटी क्या होती है बहुत सारे स्टूडेंट की। हर स्टूडेंट की अपनी होती है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, किसी को भी नहीं कह रही। जिस बच्चे जब आपने एज अ सब्जेक्ट जेंडर को उठाना है तो फिर आपके लिए आप कहें कि फर्ज है कि आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके चले कि वुमेन्स के खिलाफ वायलेंस होती है। आपके पास फर्ज है कि आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें कि जेंडर स्टडी के अंदर कोई जेंडर डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड जेंडर हो आपके पास, मेल हो फीमेल, सब क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे, और सब के क्या करेंगे, इक्वल राइट्स के बारे में उनके हम बात करेंगे। सेकंड चीज इसके अंदर आ जाती है, दोनों चीजों से जब आप अवॉइड करेंगे तो फेलियर की तरफ डेफिनेटली आप नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। आपके पास अगर आप 3 क्वेश्चन बड़ा सोच के भी कर रहे हैं ना, यानी कि आप नहीं शो कर रहे हैं कि आप इस चीज के मुखालिफ जा रहे हैं, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोग भी जब पेपर देते थे, पेपर जब देता है ना बंदा, 4th क्वेश्चन जो होता है ना वो सारा एग्जिस्ट कर रहा होता है आपके अपने ओपिनियन के ऊपर, और उस वक्त इतना शॉर्ट टाइम होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि आपकी जो माइंड की चीजें होती है जो आप सोच के लिख रहे होते हैं ना, उससे थोड़ा सा आप हट जाते हैं। आप भी क्या बस लिखे जाते हैं, यानी कि जो आपकी सोच होती है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। जो कॉन्शियस होकर आप राइट कर रहे होते हैं ना कि ये चीज हमने अवॉइड करनी है नहीं, लेकिन उससे थोड़ा हट जाते हैं। तो फिर इसी वजह से कह रही हूँ स्टार्ट से ही अपना थोड़ी सी मेंटेलिटी को चेंज करके चले, इन चीजों को एक्सेप्ट करके चले। एज अ जेंडर सब्जेक्ट आप स्टूडेंट ऑफ जेंडर स्टडी, आपको इन सारी चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब आप क्या कर सकते हैं, फेलर से अवॉइड कर सकते हैं। ये सिर्फ फेलर से बचने के लिए ये सारी चीजें मैंने आपको मेंशन की है। नेक्स्ट आपके पास है कि आप अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं। मैं सवाल सारे बच्चों के ले लेती हूँ, जस्ट थोड़ी सी चीजें क्लियर कर दूं ताकि पहली क्लास के अंदर सारी चीजें हो जाए। नेक्स्ट से इंशाल्लाह हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर चीज आती है बुक्स आपने कौन सी लेनी है, राइट कर लीजिएगा। बच्चे भी इस चीज को बार बार पूछते रहते हैं क्लास के अंदर। जो बुक में रेकमेंड कर रही, मैं इतनी ज्यादा बुक करती ही नहीं हूँ, क्योंकि बुक आपके पास जस्ट एक ही इनफ है जेंडर स्टडी के लिए। उसके अंदर इतना डेटा है, इतने रेफरेंस है कि इजीली आपका पेपर एक गुड पेपर के अंदर जा सकता है अगर आप उसको करते हैं। इंशाल्लाह कल हम जब करेंगे ना, मैं आपको पहले लेक्चर के अंदर ही हैंड रिटन नोट्स दिखा दूंगी कि किस तरीके से आपने डेफिनेशन ऐड करनी है, बुक रेफरेंस किस तरीके से ऐड करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर देंगे। बुक जस्ट आपके पास एक मिनट बता रही हूँ, आपके पास बुक है जेंडर स्टडीज बाय अमानुल्लाह गोंदल की है। अमानुल्लाह गोंदल की बुक है जेंडर स्टडीज। जस्ट एज अ की बुक आपने ये लेनी है।
बाकी मैंने आपको कहा 50% बुक में से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको पॉइंट्स मिल गए, आर्गूमेंट्स आपके अपने होंगे, फैक्चुअल डेटा आपका अपना होगा। इवन मैंने लास्ट बैच को पढ़ाया तो बच्चे कहते मैम आप डेटा शेयर कर दे, मैंने कहा मैं डेटा डेफिनेटली आपको शेयर करूंगी, लेकिन जो मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है 1 साल पहले मैंने पेपर दिए थे तो पिछले साल का पड़ा हुआ है, 24 का पड़ा हुआ है, तो फिर आपके लिए है कि आप क्या करें, खुद से डेटा को कलेक्ट करना आज से ही आपकी एक असाइनमेंट है कि आपने क्या करना है, 8-10 पेजेस को क्या कर लेना है, आपने बाउंड करके रख लेना है, ऊपर फैक्ट्स फिगर लिख लें, जेंडर स्टडीज। तो फिर आपने जब भी न्यूज़पेपर पढ़े आप देखें कि इसके अंदर कोई ना कोई आपके पास आर्टिकल आता रहता है। आपको एग्जाम्पल देती हूँ उसका फायदा क्या होगा। लास्ट टाइम 26 के अंदर उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपके पास जेंडर स्टडी के अंदर, मेरे जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं क्वेश्चन की, बट कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड था कि मेन जो होते हैं वो कहते हैं आपके पास कि आपके पास उसने आप क्या क्या उसने आपके पास फेमिनिटी पे बात नहीं की, मेस्कुलिनिटी पे बात नहीं की। मेस्कुलिनिटी होता है वुमेन्स मेन के बारे में बात करना, मेस्कुलिनिटी और फेमिनिटी होता है औरतों के बारे में। उसने कहा आपके पास क्या है, मेस्कुलिनिटी क्यों जरूरी है, यानी कि उसने असल में बात की हुई थी कि मेन की जो आपके पास मेंटल हेल्थ होती है या वो सारी चीजें होती हैं क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, मेन पे भी हमें क्यों बात करनी चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या था कि कुछ अर्सा पहले ही न्यूज़पेपर के अंदर आपके एक आर्टिकल आया था, उसका टॉपिक था व्हाई मेन मेंटल हेल्थ मैटर, कि मेन जो है उनकी मेंटल हेल्थ मैटर क्यों करती है। अब आपके ख्याल में वो जो बंदा सड़क के ऊपर अपनी बीवी को, वो जो कि वैसे कहते हैं ना कि इज्जत होती है, बीवी वैसे जरा कुछ कर दे तो इज्जत होती है, अब सड़क के ऊपर खड़े हो गए अपनी उसी इज्जत को जूते मार रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अपनी इज्जत आप बड़ी बचा के रख रहे हैं। तो फिर ये वाली आपकी मेंटल हेल्थ को शो करती है कि क्या बंदा वो साइकोलॉजिकली स्टेबल हो सकता है जो अपने घर की औरत को सड़क पे ला के जूते मार रहा हो, सबके सामने बाल खींच रहा है, घसीट रहा है, या क्या आप उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज आप कह सकते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो ये सारी चीजें जो होती हैं उसके अंदर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है, जहां आपके पास बहुत सारे ये रीजन होते हैं मेल डोमिनेंस के, वहां पे एक रीजन ये भी होता है कि बहुत सी जगहों के अंदर ये जो रेप केसेस होते हैं स्पेशली उसके अंदर आपके पास क्या होता है, मेन की मेंटल हेल्थ जो होती है वो बहुत मैटर करती है, किस तरह की अपब्रिंगिंग हुई है, उसके पास्ट के ट्रॉमास आपके पास एक बाद में मैं लिखवा दूंगी पॉडकास्ट आप उसके अंदर। तो वहां पे वो कहते हैं कि एक इंडिया के अंदर रिसर्च की गई जिसके अंदर बताया गया कि आपके मेन जो हैं रेप केसेस के अंदर जो जेल के अंदर थे उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट उन्होंने तैयार की एक रिपोर्टर ने, तो वो कहते हैं कि वहां पे अराउंड अबाउट 60% लोग ऐसे थे जिनके मुताबिक उनके बचपन में या एज के किसी हिस्से में उनसे रेप किया गया था, यानी कि चाइल्ड अब्यूज आप उसको कह सकते हैं। तो उस ट्रॉमा के तौर पे अभी तक उनके माइंड में चल रहा था, और फिर वो क्या करते हैं, या तो ये रीजन हो सकता है या फिर वो मर्द जिनको बचपन के अंदर मार और ये सारी चीजें सहना पड़ती है, तशद्दुद और वायलेंस होती है जिनके ऊपर, फिर वो क्या करते हैं जब उनकी शादी होती है या कोई लड़की उनकी लाइफ में आती है तो वो सारी एग्रेशन, वो सारा स्ट्रेस जो होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो एज अ इंस्ट्रूमेंट वो क्या करते हैं, फिर अपनी वाइफ जो होती है या आप जो भी लड़की हो उसको एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अपने उस स्ट्रेस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जहां वुमेन्स की हेल्थ और सारी चीजें मैटर करती है वहां पे मेन की भी मेंटल हेल्थ मैटर करती है। अब ये सिर्फ नेगेटिव पॉइंट में नहीं डिस्कस कर दिया गया, तो एट द सेम टाइम पॉजिटिव पॉइंट ये था कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है सोसाइटी के अंदर, हमारी मेंटालिटी ये है कि घर को खिलाने पिलाने का जिम्मेदार सिर्फ मर्द होता है, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि 10 घर के लोग खाने वाले बैठे होंगे, एक कमाने वाला। अब एक लड़का ऊपर होता जाए बेचारा तो उसको होता है, आप देखें ना हमारे यहाँ लड़कियों का मोस्टली होता है हमारा करियर बन रहा है या नहीं बना, घर बैठे हैं कल शादी कर देंगे और बस काम खत्म। बट एज अ मैन बेचारे जो होते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से ये बर्डन होता है कि मैंने पहले कमाना है, अपना करियर बनाना है, उसके बाद मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है और सारा कुछ करना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे मेंटल बर्डन के अंदर हम क्या करते हैं, अपने मर्दों को या मेन जो मेन होते हैं उनको लेके आते हैं, तो उनके ऊपर एक ओवर ड्यू बर्डन होता है जिसको फिर वो जब एक्सप्रेस करते हैं, कोई तो उनको रीजन चाहिए होता है ना एक्सप्रेस करने का, या कोई तो चाहिए होता है बंदा जिसके सामने उसने ये सारा करना है, तो फिर उसका निशाना क्या बनती है, विक्टिम कौन बनती है, मोस्टली वुमेन्स बनती हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो भी मैटर करती है। तो आपने अपोजिट पर्सपेक्टिव से भी ये सारी चीजें क्या करनी है, देखनी है। बुक का नेम क्लियर हो गया। ये चीज मैं इस वजह से कह रही थी कि आपके पास न्यूज़पेपर कितना मैटर करता है। आपने क्या करना है, इतने ज्यादा तो आर्टिकल आते नहीं लेकिन आते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप ये करें
कि उनको क्या करें, कट करके पीसेस को, वो जो मैं कह रही हूँ एक सेपरेट आप नोटबुक बना लें या 10-12 पेजेस इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर भी क्या हो आप लिख सकते हैं। कुछ फैक्चुअल डेटा मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आपको अंदाजा हो आपने डेटा कैसे निकालना है। आपने देखना है कि यूएन की रिपोर्ट वुमेन्स राइट्स के बारे में क्या है, आंदर किलिंग के इंसिडेंट पाकिस्तान में कितने हो रहे हैं, आपके पास एसिड थ्रोइंग के इंसिडेंट पाकिस्तान में कितने हो रहे हैं बाय ऑथेंटिक डेटा, जैसे कि आपके पास यूनिसेफ है उसकी रिपोर्ट आती रहती है, उसके अलावा इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट, यूएनडीपी की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके पास आती रहती है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको आपने ऑथेंटिक डेटा के साथ फिर अपने फैक्ट्स फिगर को लेके क्या करना है, इंक्लूड करना है। एक बुक होगी आपके पास मामला गोंदल की, जस्ट एक बुक आपने की के तौर पे ये आपके पास मोर देन इनफ है। बाकी 50% मैंने आपसे कहा कि आपने क्या करना है, फैक्चुअल डेटा के ऊपर और आर्गुमेंटेटिव डेटा के ऊपर अपना पेपर करना है, क्योंकि एग्जामिनर ने 27 में आपके साथ यही करना है। उसने 25 में थोड़े से क्वेश्चन इस तरह के दिए, 26 में उसने सारा पेपर आपने सुना होगा, जेंडर स्टडी का लास्ट टाइम बहुत टफ पेपर आया था। टफ नहीं था, बेसिकली वो क्या था, आपका ओपिनियन बेस्ड पेपर था, जो कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने का क्लियर होना चाहिए था। आज उठा के देखिएगा सर 26 का पेपर, आपको अंदाजा होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक तो हमने बुक बस ये वाली लेनी है, सेकंड न्यूज़पेपर के आर्टिकल, और थर्ड आपने क्या करना है, जो भी टॉपिक करते हैं डेटा निकालने का तरीका क्या होता है। आपने कहा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस आपके पास होती है, आपने गूगल पे जाना है, वहां पे आपने लिखना है जेंडर बेस्ड वायलेंस, आगे लिखे एडिटोरियल एंड ओपिनियन, आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स खुल जाएंगे जिसके अंदर से आपको आर्गुमेंट्स भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर से आपको फैक्चुअल डेटा भी मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स वहां से बिल्ड कर सकते हैं, एक ओपिनियन जनरेट कर सकते हैं और उसी फैक्चुअल डेटा को उठाएं और अपने पॉइंट के अंदर ऐड करें। आपका क्वेश्चन ऑथेंटिक भी होगा, आर्गुमेंटेटिव भी होगा और एग्जामिनर जो बेसिकली पूछना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी आप चले जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इन चीजों पे खास तौर पे क्या करना है, ध्यान देना है। बुक तो ऐसा की बुक आपने यूज करनी है, बाकी मैं आपको लेक्चर के अंदर भी सारा क्लियर करवा दूंगी। एक बुक सिर्फ आपने साथ ही ले लेनी है ताकि आप बुक के अंदर ये है ना, आप देखेंगे कि एक और चीज के उसके अंदर काफी मुश्किल वर्डिंग यूज की है। उसका मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया, उस बुक के अंदर जितना डेटा है वो कॉपी डेटा लगता है, यानी कि जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे ना, जिन्होंने सारी जेंडर पे बुक्स लिखी हुई हैं, उनके डेटा को उठा के कॉपी किया हुआ, रेफरेंस और वो सारी चीजें। तो आपने ये चीजें मैटर नहीं करती। मैं आपको कुछ रिसोल्व हुए क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज तो यूज करनी है, जैसे फेमिनिटी होता है, मैस्कुलिनिटी होता है, ये सारी चीजें आपके पास आती रहती हैं, लेकिन आपने इस चीज से परेशान नहीं होता ना कि इतनी मुश्किल लैंग्वेज है। बिल्कुल आसान इजी इंग्लिश के अंदर अपना कॉन्सेप्ट क्या करना होता है, आपने एग्जामिनर को बताना है। मैटर करता है आपका कितना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स है और आपका बाय फैक्चुअल डेटा आप किस तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे। अब थोड़ा सा मैं जल्दी से 2 मिनट में आपको जो आपका है सिलेबस वो बोल दूं, बस मेन पॉइंट्स बोल देती हूँ। 6 से 7 पार्ट सिर्फ हम डिवाइड करके करेंगे, वो वाले ही आपने करना है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लेती हूँ। हाँ जी, पहले सबसे आ जाते हैं आपका सॉरी 1 मिनट बचेगा आपको। जी, आपका पहला है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। इसके अंदर आपका आ जाता है जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है, जेंडर स्टडीज वुमेन स्टडीज में डिफरेंस क्या है, हमें जेंडर स्टडी और वुमेन स्टडीज को क्या सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स की स्टडीज के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, यानी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है,
इस तरह के सारे आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो आ जाते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। ये पहला पार्ट है। दूसरा जो आ जाएगा वो ये बेसिक पॉइंट है आपका सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर ये वही चीज है जो मैंने आपको डिस्कस की आपसे कि सोसाइटी के अंदर कोई वो कहते हैं कि अ वुमन इज नॉट बोर्न बट बिकम्स वन। एक औरत पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। ये नहीं कि सोसाइटी ने सेट नॉर्म्स की होती है जिसको क्या करना होता है। जो बच्चा पैदा होता है मेल या फीमेल वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर वुमेन्स वाली करेगा तो वुमेन्स के कैटेगरी में जाएगा, मेन वाली करेगा तो मेन की कैटेगरी में जाएगा। थर्ड इसके अंदर आ जाता है आपके पास थीरीज आ जाती हैं। आपके पास थीरीज आती हैं जेंडर के हवाले से कि आपके पास रीजन क्या है जेंडर की जो वायलेंस होती है, सारी चीजें होती हैं, वो सारी थीरीज आ जाती हैं। 3 4 हम इसमें पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको भी आपने क्या करना होता है सारे क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है। फोर्थ के अंदर जो करेंगे वो आपके पास आ जाएगा वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की वेव्स 3 आपने पढ़नी है इसके अंदर कि आपके पास एक थीरीज आई, उन थीरीज को लेके फिर आपके पास पूरी मूवमेंट चलती है। 3 मूवमेंट आपके पास चलती है, तीसरी अभी आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। बेसिकली वो सारी LGBTQ वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही है। नेक्स्ट इसके अंदर फिफ्थ पार्ट जो हम करेंगे वो है आपका जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर इसके कॉजेस क्या है, पाकिस्तान में इसकी फॉर्म्स क्या है, वो सारी चीजें। ये पूरा चैप्टर है, एक चैप्टर है आपका जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 6 आपके पास आ जाता है केस स्टडीज। ये लास्ट पे आता है। वैसे मैंने इसके अंदर 3 केस स्टडी शमीर उबैद चनाई की पढ़ेंगे, मलाला यूसुफ की पढ़ेंगे और मुख्तारा माई की। वो आपको जब हम करेंगे तो वो भी आप एज अ रेफरेंस बहुत से सवालों के अंदर यूज होगा। 7th आपके पास इंपॉर्टेंट जो आता है वो आ जाता है आपका एक मिनट का सॉरी अच्छा इसमें आ जाता है इश्यूज ऑफ पाकिस्तानी वुमेन्स। पाकिस्तान के अंदर वुमेन जो है उनके इश्यूज क्या है। एजुकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होती, आपके पास हेल्थ के इश्यूज क्या है, वो सारे क्वेश्चन जो आएंगे सारे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे। ये वाला आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो ये वाला आपके हैं तो 7 जो आपकी मेन डोमेन्स है उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ इनका सब कुछ और भी इसके अंदर आ जाता एक्सक्यूज मी मैम, डिवाइड किया जाता है लेकिन हम इसका करेंगे। बच्चे किसका माइक ऑन है? मैम आपकी आवाज डबल आ रही है हमारे पास। मेरी वॉइस ही आ रही है, चले अब नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये वाले जो है आपके सारे पार्ट 7 पार्ट के अंदर डिवाइड करके हमने ये सारा करना है। थोड़ा सा आपको मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है कि इसके अंदर सिलेबस क्या है हमारा। बाकी इंशाल्लाह कल हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज का आपको जो स्टार्ट में चीजें मैंने समझाई हैं उनको माइंड में रखें, उसके बगैर आप पेपर को फेलियर की तरफ लेके जाएंगे। उसके अलावा जो गुड आप कह सकते हैं कि मार्क्स लेने की चीजें होती है वो सारी साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। आपने इसको जो सिनेरियो बेस होता है उसके मुताबिक भी डिस्कस करना है, करंट सिनेरियो जो है उसको साथ ही मिला के हर जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करना है। जी बच्चों ने इतनी देर से हाथ रेस किए हुए, चले बच्चे तारीफ क्या क्वेश्चन था आपका पूछ लें। मैम मेरा वो थर्ड जेंडर से रिलेटेड ही क्वेश्चन था जी, कि जी। जिस तरह आपने जिस तरह बात की ना कि अगर लाइक लेस्बियन है या जो भी चीजें हैं या होमोसेक्सुअल है उसका हमने लाइक जेंडर स्टडीज के अंदर इसका है रोल कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है। अगर हम पेपर के अंदर इस चीज को लिखते हैं और अगर हम टोटली उसके अंदर एक्सेप्टेंस वाली चीजें लेते हैं और अगर आगे जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट लाइक हमें नहीं पता जो एग्जामिनर उसका माइंडसेट क्या किस तरह से है, तो हम एक बच्चे- हेल्दी सिस्टम कैसे डेवलप करें
कि हम दोनों सिनेरियोज में चल सके, मतलब हम इक्वली उसको क्रिटिसाइज भी कर सकें और इक्वली उसको सपोर्ट भी कर सकें। ओके, थोड़ा सा ठीक है अगर गाइड कर दें। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। पहली चीज बच्चे, जो एग्जामिनर आपका बैठा हुआ है, अगर जेंडर स्टडी में मैं आपसे ये सारी चीजें कह रही हूँ तो एग्जामिनर भी आपका जेंडर स्टडी का ही टीचर होता है, उसको इन सारी चीजों के बारे में पता है कि इस सब्जेक्ट की डिमांड क्या है। एज अ मुस्लिम वो आपका पेपर नहीं चेक करेगा, एज अ टीचर ऑफ जेंडर स्टडी आपका पेपर चेक करेगा। सेकंड चीज का आप इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली बैलेंस करके आप चलेंगे। आप उसके अंदर लिखेंगे कि जेंडर स्टडी के अंदर ये वाली सारी चीजें एक्सेप्ट करता है। बट अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने आपको कहा, उसने क्वेश्चन पूछा कि जो एलजीबीटी वाला कॉन्सेप्ट है आपके पास, पाकिस्तान के अंदर हर्डल्स क्या है इस तरह की, इसके बारे में पॉलिसीज बनाने में, तो आपने कहना है कि एज अ मुस्लिम कंट्री हम ऐसी नहीं बना सकते, आपने कोई बस वगैरह नहीं लिखनी। बाकी आप ये भी कह सकते हैं कि आपका एक नेचुरल प्रोसेस है कि मेन और वुमेन्स के रिलेशन की वजह से आपके पास आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो चलती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर मेल का मेल के साथ फिजिकल रिलेशन है, तो आप जाहिर सी बात है एक नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिर आपने ये सारे पॉइंट दे के एक ओवरव्यू देना है कि आपके पास क्या है, सोसाइटी के अंदर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बट अगर आइडेंटिटी के तौर पे देखा जाए तो हर बंदे की पर्सनल फ्रीडम है कि जिस चीज को चाहे वो क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। अगर किसको अपनी आइडेंटिटी को क्या करना है, मेल एक्सेप्ट करना है या फीमेल एक्सेप्ट करना है थर्ड जेंडर में, तो वो क्या करता है, उसका राइट होता है कि उसको कर सकता है। अब आपने अपना पर्सपेक्टिव भी दे दिया और आखिर पे असल में जो आपने एक्सेप्ट करना है वो जेंडर स्टडी का ही कॉन्सेप्ट जो है उसको क्या करना है, जस्टिफाई करके आना है। जी कोमल, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी थर्ड जेंडर वाले कॉन्सेप्ट से। जनरली तो मुझे समझ आ गई है कि वो क्या चीज है और आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान उसको कैसे हैंडल करना है, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने मुझे नाजरा वाली एग्जांपल दी थी, मैम पाकिस्तान में हम अगर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमने पाकिस्तान का क्या कॉन्सेप्ट देना है, क्योंकि अगर जनरली पाकिस्तान में देखा जाए जो आप कहती नादरा वाली चीज हो गई या फिर हम एडमिशन फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं तो वहां पे जो अदर जेंडर का ऑप्शन हो रहा होता है दैट इज फॉर ट्रांसजेंडर्स, क्योंकि उनके लिए वो भी एक एक्ट आया था 2018 में, उसके बाद से ये चीज इम्पोज हुई है क्योंकि उनको एजुकेशन और पब्लिक सर्विस और इन चीजों के लिए एक्सेस चाहिए। तो उसमें हम लोग किस तरह से इस चीज को करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। उसमें देखे ना, हमारा जो पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट का देखे ना, उसका यही था जो आप बात कर रही हैं कि जो आपके थर्ड जेंडर, आपने अगर देखे थे इस पे ना, जो थर्ड जेंडर थे उनकी बहुत ज्यादा कुछ पढ़े लिखे भी हैं, आपको पता है वो डॉक्टर सीरा है आपके पास और वो सारे, उन्होंने इस चीज पे बहुत ज्यादा बात की कि ये बिल क्यों नहीं पास किया जा रहा जब हमारे राइट्स के बारे में बात की जा रही है। तो उसका रीजन ये था कि गवर्नमेंट ने उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में कहा था, बट जो उलमा कराम थे उन्होंने नेगेटिव वे में लिया कि ये लोग क्या करेंगे, एज अ थर्ड जेंडर इस्लाम के मुताबिक एक्सेप्टेबल नहीं है, और क्या करेंगे ये लोग, अगर मेल है तो फीमेल के अंदर ये इंटर हो जाएंगे, और वो सारी चीजें उन्होंने ये हाईलाइट की यहाँ पे। लेकिन आपने जस्टिफाई यही करना है कि ये सारी जो आपके पास डेवलपमेंट्स होती हैं वो थर्ड जेंडर की डेवलपमेंट के बारे में होती है, उसका यही था कि इक्वल पार्टिसिपेशन दी जाए उनको सारी चीजों के अंदर, इस वजह से इस तरह के बिल पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको, मैंने आपको कहा कि वुमेन्स जो औरत मार्च होता है उसके गलत चीज नहीं है, उसके अंदर नैरेटिव गलत लेके जा रहे हैं, मेरा जिसम मेरी मर्जी को गलत नैरेटिव गलत कॉन्सेप्ट में आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके पास वो गलत कॉन्सेप्ट में जाएगा। जेंडर स्टडी भी गलत वे में चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, वो एज अ पर्सनल लिबर्टी ये सारी चीजें क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। आपने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में यही कहना है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव में एज अ मुस्लिम सोसाइटी इस तरह की हम कह सकते हैं कि ये जो आर्गुमेंट्स दिए आप देख सकते हैं कि कुरान के अंदर जो है, सॉरी इस्लाम के मुताबिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है थर्ड जेंडर का जो एक्सेप्ट किया जाए। सेकंड चीज उसमें आ जाती है कि आपके पास एक नेचुरल प्रोसेस जो है वो आ जाता है, इस्लाम के मुताबिक जो मेन और वुमेन्स के रिलेशन से चलता है वो खत्म हो जाएगा, और इस तरह का दे कि फिर आप नीचे क्रिटिकल एनालिसिस में उसको कर दें कि जेंडर स्टडी ने ये पर्सनल लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए या लोगों की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं यहाँ पे। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे मैं साथ साथ आपको समझा दूंगी। सेकंड, मैंने आपको कहा कि इस्लाम के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा साइड पे रख देना है, कुछ चीजें हैं हमारे पास हम उसको प्रूव नहीं कर सकते जो कि अब मॉडर्न दौर में आ गई हैं, ना हमारे पास इज्तिहाद है उसके ऊपर, ना ऐसी चीजें हैं जैसा कि आपके पास थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट। क्या इस्लाम में कहीं भी आपको ये वाली नजर आता है, इनके बारे में, इनके राइट्स के बारे में ऐसी कुछ चीजें आती है? माइनॉरिटी राइट्स का जरूर नजर आता है, ऐसी चीजें नहीं आपके पास नजर आती, तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें। एग्जामिनर को भी पता है कि ऐसी चीजें नहीं एग्जिस्ट करती है आपके पास, तो उन चीजों की तरफ आपको लेके नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन हम जिस वे में करेंगे, जितनी जरूरत होगी इतना मैं आपको बेटा करवा दूंगी। मैम नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं करें, इस्लाम के पर्सपेक्टिव को अगर बिल्कुल साइड पे रखें तो हमारी स्टेट तो इनको एक्सेप्ट करती है, स्टेट ने इनके लिए लॉज और रूल्स बनाने की कोशिश की है
फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर भी अभी आई थी एक, हाँ जी। नाम मैं भूल गई हूँ, पता नहीं नाम क्या था उनका। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम अपने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये चीज कह सकते हैं कि पाकिस्तान में थर्ड जेंडर हम ट्रांसजेंडर्स को ले सकते हैं, लेकिन वहाँ हम स्ट्रांगली रिपेल तो कर सकते हैं ना LGBT क्यू वाले कॉन्सेप्ट को। लेकिन अगर हम जनरली ओवर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो इस चीज को मानते हैं कि बहुत सारे जेंडर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की हद तक हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्टेट जो है वो थर्ड जेंडर एज ए ट्रांसजेंडर्स को लेकर चलती है। हाँ जी, यही असल मसला है कि हमारे यहाँ कहा जाता है, गवर्नमेंट ने भी कहा कि हमने ये जो राइट्स दिए थे ना, ये हमने जो आपके पास क्या आते हैं वो लोग जो बाय नेचर होते हैं थर्ड जेंडर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए ये सारा कुछ किया था। अब मसले तो यही था ना, जो आपके पास थर्ड जेंडर के अंदर दूसरी कम्युनिटीज होती है ना, बाइसेक्सुअल आ जाते हैं, या आपके पास क्या आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी गैस जो आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से अपनी सेक्स चेंज कराई, वो भी असल में डिमांड यही करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इसी कैटेगरी में थर्ड जेंडर की रखें, जो कि आप कंसीडर करेंगे हैं कि ये बाय नेचर है। वो कहते हैं भाई हम भी बाय नेचर हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं हम वो बाय नेचर ही हैं, हम इसीलिए ये कर रहे हैं। उस फील्ड के ऊपर मसला ही ये वाला क्रिएट हुआ। गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने इन लोगों के लिए किया है। जो हमने देखा ये तो बेचारी सी कम्युनिटी होती है, सड़कों पे मांग रहे होते हैं, ये जो आपके पास नाचने वाले होते हैं ये सारे, तो जो लोग हैं जो अपनी मर्जी से सेक्स चेंज करते हैं, असल में वो कहते हैं कि उनकी डिमांड भी यही है कि हमें भी इनके अंदर इंक्लूड किया जाए, ये सारे राइट्स हमें भी दिए जाए। मसला ही ये है पाकिस्तान में इस वक्त, कंट्रोवर्सी इसी चीज अब समझ आ गई है, थैंक यू। तो यही है, आपने कहना है कि गवर्नमेंट ने राइट्स तो दिए, वो उन लोगों को ही दिए हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ जो गलत कॉन्सेप्ट है वो थर्ड जेंडर वो है जो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, अपने सेक्स को चेंज करते हैं। जी नीरा, आपका क्या क्वेश्चन है? निदा जी। मोहम्मद कासिम, आपका क्या है बच्चे? जल्दी से क्वेश्चन कर ले, टाइम आपका क्लास का तो खत्म हो गया। मैडम आपने बार बार बात की मेंटालिटी की, तो मैं आपको जरा क्लियर करता चलूं कि मेरी जो दो बहनें हैं, ठीक है, दे आर पंजाब लेवल गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स। अपनी बहन को स्टेडियम में जो है वो खड़ा करके फाइट करवाना, और फाइट बुरके में नहीं होती है, ठीक है, हजारों लोगों के सामने ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और मेरा ताल्लुक लाहौर या इस्लामाबाद से नहीं है। दूसरा ये कि आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर, और मेरी किताब के 3 अफसाने फेमिनिज्म के ऊपर ही बात करते हैं। तीसरा ये कि द अथॉरिटी न्यूज़पेपर इस्लामाबाद है, जिसमें 4 मेरे जो है आर्टिकल्स छपे हैं, जिसमें से 3 फेमिनिज्म और 1 ट्रांसजेंडर का है। तो आपने बेसिकली जो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही गलत करवाया है, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी जो है वो बढ़ी है। कल इंशाल्लाह इसका इंट्रोडक्शन मैं कराने की कोशिश करूंगा। और तीसरी बात ये कि इस्लाम और इस सब्जेक्ट में मुताबिकत जो है वो पैदा ही ना की जाए, इसको एज अ सेकुलर जो है वो सब्जेक्ट बन के पढ़ा जाए तो बेहतर होगा। तीसरी बात आपने कहा कि मैं क्लास से को बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो बहरहाल अजब दस्तूर है जबाबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जबान मेरी। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस कर लेंगे डेफिनेटली। पहली बात ही जो मैंने की थी कि इस्लाम के साथ आपने इसको रिलेट नहीं करना। सेकंड चीज, क्लास से बाहर निकालने का इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने बाय पर्सन एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन स्टार्ट कर दी। आपने सिंगल, आप लोग सारे बच्चे बाकी भी सुन रहे हैं इस चीज को, कि आप दोनों ने एज अ डिस्कशन बात नहीं की, एक दूसरे के साथ आपने क्या कर लिया, इशू क्रिएट कर लिया। एक कह रहा है कि मेरा ये ओपिनियन है, दूसरा कह रहा है कि नहीं आपका गलत है। थर्ड चीज के आपका कॉन्सेप्ट में भी आपने जो भी राइट किया, आप ठीक कह रहे हैं, हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आपका जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली मैं सुनना चाहूंगी कि आपका क्या है। बाकी ये चीज पहले भी एक बच्चे ने डिस्कस की कि मैडम मेरी मेंटालिटी ऐसी नहीं है, मेरी बहनें 2 गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है, एक दुबई में होती है, अभी वो बाहर गई है तो वो अकेली गई है, हमने उसको बाउंड नहीं किया कि आप अकेले नहीं जा सकते। उसका रीजन क्या था कि बात आपने की पहले ही जो आपने की कि वुमेन्स को एज अ एस्टेब्लिशमेंट अपने ऊपर आप क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। मैंने आपसे कहा कि मैंने स्टार्ट में कहा आपने जेंडर स्टडी के अंदर जब बात करनी है तो जितनी बात आप करेंगे वो आप कैसे करेंगे कि वुमेन्स के राइट्स के बारे में आप बात करेंगे। आप कहीं भी ये वाली बात मेंशन नहीं करेंगे कि मलाला यूसुफ को जो अवार्ड दिया गया था वो गलत दिया गया था, नहीं देना चाहिए था। क्या केस स्टडी एज अ रेफरेंस जो हम पढ़ रहे हैं जेंडर स्टडी के अंदर, उसको हम गलत कह सकते हैं? क्या उस पर हम आर्गूमेंट्स कर सकते हैं? डेफिनेटली उसके अंदर हम क्रिटिसिज्म करेंगे, पॉजिटिव वे में करेंगे कि ये वाला क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट करता है।
इवन आपके पास शर्मीन उबैद चनाई को देखा जाए तो उसके ऊपर कहा जाता है, शर्मीन उबैद चनाई ने ये वाली डॉक्यूमेंट्रीज लिखवाई, मैंने इसी वजह से कहा था आप ये वाली डॉक्यूमेंट्रीज एक दो मैंने जो लिखवाई थी उसको देख के आए, नेक्स्ट हम फिर उसको डिस्कस करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी। जब आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि शर्मीन उबैद चनाई के ऊपर क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा किया गया कि इवन उसकी ये डॉक्यूमेंट्रीज बैन करने की कोशिश की गई। रीजन क्या था? वही मैन मेंटालिटी कि कहा गया कि वो क्या कर रही है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे डिफेम कर रही है, पाकिस्तान की नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो है उसको क्या कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे शो कर रही है। अब रीजन देखें यहाँ पे, जब आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी पॉजिटिव साइड आप वुमेन्स की दिखाना चाह रहे हैं। अभी आपने जेंडर बेस की जो आपके पास रैंकिंग आती है, पाकिस्तान की 148 आउट ऑफ 148 आई हुई है। तो फिर ये दो एक पर्सनल ओपिनियन की बुनियाद पे कि मैं अपने घर वालों को ये राइट्स दे रहा हूं, आप पूरी सोसाइटी को जज कभी नहीं कर सकते। आपके पास, जब मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि जब बात हम करेंगे जेंडर स्टडी के अंदर, डेट मीन कि हम जनरल बात करेंगे, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि मेरे घर में मैंने कहा ना, मैं आपके सामने खड़ी हूं तो डेफिनेटली मेरे घर वालों ने राइट दिया हुआ है एजुकेशन हासिल करने का, जॉब करने का, सारा कुछ करने का। मैं बाई किसी और इलाके से आके लाहौर में रह रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, डेट मीन मेरे पास राइट्स हैं, बट इट डजंट मीन कि मेरे इलाके की रहने वाली हर लड़की को ये राइट हासिल है कि वो ये सारा कुछ अचीव कर सकती है, ये सारी चीजें कर सकती है। हम बात असल में जनरल वे में यही करेंगे कि उन औरतों के इश्यूज क्या है। सेकंड चीज मैंने यही डिस्कस की थी कि हम सिर्फ यहाँ पे 4 औरतों के राइट्स को देख के नहीं कह सकते कि सबको राइट्स मिल गए। पाकिस्तान के अंदर जस्ट आपके पास 24% वुमेन जो है इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, तो 5% वुमेन जो है उनको आप बाहर निकाल के कह रहे हैं कि नहीं आपके पास इकोनॉमिक राइट्स है वुमेन्स के पास, आप इसको नहीं खत्म करें, आप इस पे बात नहीं कर सकते, तो फिर तो डेफिनेटली आप सब्जेक्ट को गलत लेके चलेंगे। आप इसको थोड़ा सा देखें कि आपने सब्जेक्ट को CSS के आप जब लिख रहे होते हैं, चाहे बुक लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, डजंट मीन कि आप CSS के पर्सपेक्टिव से वो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपने अपने सब्जेक्ट को पास करना है, जो सब्जेक्ट की डिमांड है उसके मुताबिक चलेंगे तो डेफिनेटली करेंगे और अच्छे मार्क्स के साथ करेंगे। बट अगर आप अपने पर्सनल ओपिनियन ये कहेंगे कि वुमेन्स को अगर आप इक्वल बेसिस पे लेके आ रहे हैं, वुमेन्स को राइट्स दे रहे हैं, डेट मीन कि आप क्या कर रहे हैं, एज एन एस्टेब्लिशमेंट आपके ऊपर उनको क्या किया जा रहा है, मुसल्लत किया जा रहा है, या आपने एज एन एस्टेब्लिशमेंट उनके रोल को देखना है, फिर डेफिनेटली आपकी तो मैं अप्रोच को कुछ नहीं कह सकती, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। जी फराज, आपका क्या क्वेश्चन है? बच्चे जल्दी से करें, क्लास का टाइम एंड हो गया, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह कल क्लास में हम देख लेंगे। मैम आपने जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज बताई थी ना वो रिपीट कर एक का नाम है सेविंग फेस और दूसरी है गर्ल इन द रिवर। सेविंग फेस और गर्ल इन द रिवर। ओके मैम। ये शर्मीन उबैद चनाई की है, आपको मिल जाएगी मेरा क्वेश्चन। जी बच्चे करें जल्दी से। मैम जो एकेडमी की तरफ से बुक रेफर की गई है वो कर सकते हैं जो पोर्टल पे है? कौन सी बुक है वहां पे? इस मेरे ख्याल में वो वर्चुअल बुक नहीं है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नोट्स है। चलिए बच्चे देख लीजिएगा, बाकी ये है कि आपको कॉन्सेप्ट जब क्लास में क्लियर हो जाएगा, लेक्चर हम कर लेंगे, फिर आप देख लीजिएगा आपको बुक से। लेकिन जो बुक मैंने आपको कही है वो एज अ की बुक अच्छी है आपके पास, बाकी रेफरेंस वो सारी चीजें हम साथ साथ करते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। बाकी आपके सारे इश्यूज कल इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। पहला लेक्चर जस्ट ये डिस्कस करने का यही मतलब होता है, जो इस तरह के इश्यूज होते हैं ना आपके माइंड में वो थोड़े क्लियर हो जाए। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह बाकी बात कर।